गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? सब कुछ क्लियर है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है? जय हिंद, जय भारत, जय भीम। कौन कौन आप लोगों में से परसों के सेमिनार में उपस्थित था? आइए लिखो। मैं सोचा सेमिनार का ऐसा माहौल होगा कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से मिल सकेंगे, लेकिन वहां भी मुलाकात दूर दूर वाली ही हुई। आई लिखो तो समझ में आएगा कौन कौन था। केवल आई, ओनली आई। पटना के सेमिनार में जो जो उपस्थित था, आई लिखो बच्चा। सुने भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, कई हजार बच्चे वापस हो गए। मैंने सोचा था व्यक्तिगत मिलूंगा, कुछ बच्चे मुझे बाहर मिले, उनसे मुलाकात हुई, कुछ बच्चों से बोरिंग रोड में मेरी मुलाकात हुई। राधे राधे। आगे वाला का साइज बढ़ा के भेजूंगा बच्चा, चिंता मत करो, पीडीएफ वाला। ठीक है। एक बच्चे ने कहा उत्तर प्रदेश में कब आएंगे सर? इसी महीने के लास्ट में। इसी महीने के लास्ट में हम लोग इलाहाबाद आ रहे हैं। संभवतः हम लोग इलाहाबाद इस अप्रैल के लास्ट में आएंगे बच्चा। संभवतः, मतलब ऐसी संभावना है। तो यूपी वाले बच्चों से भी मुलाकात होगी। चलो, मुलाकात तो ऐसे हम लोग कर ही रहे हैं आमने सामने, बस बीच में एक कैमरा है और तुम्हारे पास एक मोबाइल है। देख सकते हो, आवाज सुन सकते हो, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर छू भी सकते हो। ये बात अलग है कि तुम्हारे स्पर्श का मुझे कोई एहसास नहीं होगा, कोई संवेदन नहीं होगा। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करें। तो फिर से आप सभी को एक बार नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और अपने टॉपिक पे आते हैं, पढ़ाई लिखाई पे आते हैं। हम लोग आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक प्रमुख चुनौती के रूप में वामपंथी उग्रवाद को पढ़ रहे थे, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को पढ़ रहे थे। क्योंकि इसकी शुरुआत नक्सलवादी गांव से हुई थी, इसलिए इसको नक्सलवाद भी कहा जाता है। उग्रवाद का यह रूप वामपंथी विचारधारा पर आधारित है, मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है, लेनिनवादी विचारधारा पर आधारित है, माओवादी विचारधारा पर आधारित है। और यह विचारधारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध करती है। यह विचारधारा आर्थिक चश्मे से समाज को देखती है, प्रत्येक प्रकार की आर्थिक असमानता का विरोध करती है, प्रत्येक प्रकार की समानता का कारण आर्थिक असमानता को मानती है। इस विचारधारा का कहना है कि समाज में जो भी इनक्वालिटी है, सबका अंततः कारण इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, आर्थिक असमानता। यह विचारधारा पूंजीवाद की आलोचना करती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आर्थिक असमानता को बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्था मानती है। ये सामाजिक जगत के हर क्षेत्र में जहां भी आर्थिक असमानता है, उसका विरोधी है। यह विचारधारा कहती है कि हर समस्या का एक ही कारण है, आर्थिक विषमता, गरीबी। और यह विचारधारा कहती है कि हर समस्या का एक ही समाधान है, आर्थिक समानता की स्थापना। और आर्थिक समानता की स्थापना पूंजीवाद को खत्म करके ही संभव है। आर्थिक समानता की स्थापना निजी संपत्ति के अधिकार को खत्म करके ही संभव है। आर्थिक समानता से युक्त समाज को इस विचारधारा ने साम्यवादी समाज का नाम दिया। और इसका कहना है कि साम्यवादी समाज सुधार करके नहीं लाया जा सकता है। साम्यवादी समाज हिंसा के द्वारा लाया जा सकता है, हिंसक आंदोलन के द्वारा लाया जा सकता है, बंदूक की गोली के बल पर लाया जा सकता है। हिंसक आंदोलन के द्वारा पूरी व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करके, निजी संपत्ति के अधिकार को खत्म करके, एक नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करके ही इस आर्थिक असमानता को समाप्त किया जा सकता है। रिजल्ट, हर प्रकार की समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है। एक आदर्श समाज वो समाज है जहां आर्थिक समानता स्थापित हो, जिसको कि मार्क्स ने साम्यवाद की संज्ञा दी। मार्क्स की इस विचारधारा पर आधारित होकर के लेनिन ने रूस में और माओ ने चाइना में क्रांतिकारी आंदोलन करवाया, सत्ता पर कब्जा किया। बट वहां पर भी आर्थिक समानता नहीं आई पूरी तरह से, क्योंकि कहा गया कि आर्थिक समानता अब आएगी। 90 के दशक तक आते आते वहां पर फिर से लोगों ने पूंजीवाद, फिर से रूस और चाइना ने अपनी इकोनॉमी को पूंजीवाद की तरफ मोड़ कर दिया। आज भी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में इस विचारधारा से प्रभावित कुछ संगठन, कुछ लोग हैं जो हिंसक तरीके से सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं और एक आर्थिक समानता की स्थापना करना चाहते हैं। और इसी उद्देश्य से हिंसक तरीके से उग्र रूप एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म में काम करने वाले संगठन भारत में भी उभर कर सामने आए। मैंने आपको बताया कि भारत में वामपंथी उग्रवाद की शुरुआत शुरू में आर्थिक समानता लाने के लिए सुधार के माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी बनी, लेकिन हिंसक तरीके से आर्थिक समानता लाने की दिशा में प्रयास 1967 में भारत में शुरू होती है। नक्सलवादी गांव से वामपंथी उग्रवाद की शुरुआत होती है, इस हिंसक आंदोलन की शुरुआत होती है। यह आंदोलन हर प्रकार की आर्थिक असमानता वाली व्यवस्था का विरोध करता है। सच से होने वाला आंदोलन धीरे धीरे, मैंने आपको बताया कैसे एमसीसी, पीडब्ल्यूजी और 2004 में सीपीआईएम माओइस्ट के गठन तक मर्ज होकर के एक संगठन बनाया गया, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन माओइस्ट। और इसके बाद भारत में इस हिंसक आंदोलन की तीव्रता में वृद्धि होती है, ढेर सारे नक्सली अटैक, आक्रमण होते हैं, नक्सली हिंसा होती है, लोग मारे जाते हैं। और भारत की आंतरिक सुरक्षा के सामने आज के डेट में बहुत बड़ी चुनौती मानी जा रही है। हालांकि जब से ये नई सरकार आई, नई सरकार ने इस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बड़ी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, रणनीति को अपनाया और काफी हद तक इसमें सफल भी रही है। और हम कह सकते हैं कि विगत 10 वर्षों में नक्सलवाद में काफी कमी आई है, वामपंथी उग्रवाद में काफी कमी आई है। लेकिन आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। हम ये तो जरूर कहेंगे कि सर से शुरू होने वाला यह वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद आज भारत की आंतरिक सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसने कई प्रकार के दुष्परिणामों को उत्पन्न किया। इससे जान माल की हानि हुई है, जहां जहां ये फैला है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से तहस-नहस हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर के तहस-नहस होने से आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म होता है, वहां विकास प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है, निवेश में कमी आती है। प्राइवेट सेक्टर जाके वहां पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है, निवास निवेश में कमी आई है, आर्थिक विकास प्रभावित हुआ। टेस्ट हम लोगों ने पिछली क्लास में वामपंथी उग्रवाद के दुष्परिणामों तक पढ़ा है।
वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद के दुष्परिणाम को हम लोगों ने पढ़ लिया था और हमने एक लास्ट डायमेंशन आपके सामने खींचा था वामपंथी उग्रवाद के कारण। आखिर इस वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद का क्या कारण है, आज भी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसके पीछे का रीजन क्या है। अच्छा, जब हम इस नक्सलवाद के कारणों की खोज करते हैं तो मैंने पहले ही बताया यह विचारधारा का चश्मा हमेशा और हमेशा आर्थिक है। यह विचारधारा चाहे वो पूंजीवादी औद्योगिक अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो कृषि अर्थव्यवस्था, सामंती कृषि अर्थव्यवस्था, दोनों का विरोध करती है। उसका कहना है कि पृथ्वी भूमि पर अगर कुछ लोगों का भूस्वामित्व का अधिकार है, खेत अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो खेती नहीं करता, दूसरों से, बटाईदारों से, कृषि मजदूरों से खेती करवाता है, तो असली उत्पादक कौन? जो अपने श्रम से खेती करते हैं। लेकिन कृषि उत्पाद का उनको 20% मिलता है और 80% पर कब्जा कौन कर लेता है? खेत का मालिक, स्वामी। अंग्रेजी शासनकाल में जो लाइन टेन्योर सिस्टम था, जमींदारी व्यवस्था, वाली व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, उसने अंग्रेजी शासनकाल में ही एक अन्यायपूर्ण कृषि श्रृंखला को जन्म दिया, जहां किसी के क्षेत्र में विषमता चरम पर थी। मैंने आपको बताया था कि कैसे 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है भारत में और कुछ कम्युनिस्ट नेता झोला लटकाकर इस अन्यायपूर्ण कृषि श्रृंखला में घुसते हैं, इसका विरोध करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं और कृषि मजदूरों को, बटाईदारों को मोबिलाइज करके तिबागा आंदोलन चलाया जाता है। ये अंग्रेजी शासनकाल की बात। हमारी सरकार कहती है कि नहीं, अब हम एक समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे। हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद को समाहित किया जाता है। ये बात अलग है, ये शब्द बाद में लाया गया, लेकिन हमारे संविधान का आदर्श है समाजवाद, सामाजिक न्याय, एक समतामूलक समाज की स्थापना करें। आजादी के बाद ही सरकार एक ऐसी कृषि नीति बनाती है जो समतामूलक स्थापना, कृषि समाज की स्थापना की ओर उन्मुख है। सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य को लक्षित किया जाता है। सोशल जस्टिस में पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले कृषि नीति में भूमि सुधार कार्यक्रम को लॉन्च किया जाता है। कानून बनाकर जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। कृषि भूमि में विद्यमान असमानता को दूर करने के लिए सीलिंग कानून लाया जाता है। 30 एकड़ 40 एकड़ से ज्यादा जिसकी भी जमीन होगी, सरकार उस जमीन को जब्त कर लेगी और भूमिहीनों में बांट देगी। ग्रामदान आंदोलन चलाया जाता है, भूदान आंदोलन चलाया जाता है और कृषि संबंधों में बराबरी लाने का प्रयास किया जाता है। साथ साथ कृषि के आधुनिकीकरण पर बल दिया जाता है, कृषि उत्पाद को बढ़ाया जा सके और उस बढ़े हुए उत्पाद का लाभ सबको मिले, सबके पास थोड़ा थोड़ा हेतु। लेकिन बच्चा, ये भूमि सुधार कार्यक्रम या कृषि नीति व्यवहार में 10, 15, 20 सालों तक पालित नहीं हो पाती। इसी आजादी के बाद भी ये मार्क्सवादी नेता इस कृषि नीति का विरोध करते हैं, अन्यायपूर्ण कृषि संरचना का विरोध करते हैं, आर्थिक विषमता का विरोध करते हैं और अंततः यही विरोध किसान सभा के नेतृत्व में आगे बढ़ता है और यही विरोध जाकर 1967 में एक हिंसक आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। कहानी मैंने आपको बताया था। 1967 में नक्सलवाड़ी गांव में जमींदार के खलिहान में से अनाज निकाल करके जो बटाईदार होता है उस पर लाल झंडा गाड़ देता है और कहता है कि नहीं, 2 हिस्सा हमें देने के बाद ही आप एक हिस्सा ले जाओ, असली तो खेती हम कर रहे हैं। जमींदार की तरफ से लड़ाई आते हैं, गोलियां चलती है, 10 किसान मारे जाते हैं, 10-12 किसान, और यहीं से आंदोलन हिंसक हो जाता है। यहीं से वामपंथी उग्रवाद का जन्म होता है। यहीं से किसान गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के तहत किसानों के साथ लड़ना, बटाईदार, कृषि मजदूर, बड़े बड़े भूस्वामी जमींदारों के साथ लड़ना शुरू करते हैं। और आज भी हमारे कृषि संरचना में समानता स्थापित नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं सीलिंग कानून प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हो पाया। सीलिंग कानून में जो लूपहोल्स था बच्चा, उस लूपहोल्स का लाभ भूमि सुधार कार्यक्रम इकोनॉमी का पार्ट है, आपका जीएस इकोनॉमी में भी आप पढ़ते, आपने पढ़ा होगा। भूमि सुधार कार्यक्रम में जो सीलिंग कानून था, सीलिंग कानून में क्या क्या लूपहोल्स थे, वो लूपहोल्स जानबूझ के उसमें डाले गए थे क्योंकि उस समय सरकार में कौन था? बड़े बड़े भूस्वामी जमींदार, ऊंची जाति के लोग। इसलिए कानून बनाते समय ऊंची जाति के लोगों को पता था कि इस कानून की गाज उनके खेतों पर गिरने वाली है, इसलिए उन्होंने इस कानून में कुछ ना कुछ इस तरह के पॉइंट्स बना के डाल दिए। चारगाही वाली भूमि पे सीलिंग कानून लागू नहीं होगा, मंदिर की भूमि पे सीलिंग कानून लागू नहीं होगा, जिस भूमि में भेड़ बैठाई जाती है उस पर सीलिंग कानून लागू नहीं होगा, इस तरीके से कुछ। और फिर लोकल अधिकारियों से, ब्लॉक के अधिकारियों से मिलकर के वो जमीन को अपनी चारगाही भूमि दिखा दी और किसी न किसी रूप में 500,000 एकड़ अपने पास बनाए रखे। यानी आजादी के 10, 12, 15 साल बीतने के बाद भी कृषक संबंधों में गैर बराबरी बनी रही, असमानता बनी रही। और कहीं न कहीं यही आर्थिक विषमता वामपंथी उग्रवाद के उद्भव का एक प्रमुख कारण रही। वामपंथी उग्रवाद के उद्भव में भूमि सुधार कार्यक्रम की असफलता को भी मानते हैं। कहा जाता है कि लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम पश्चिम बंगाल में सक्सेसफुल रहा, केरला में सक्सेसफुल रहा। ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर भूमि सुधार कार्यक्रम सफल रहा और बिहार जैसे राज्य ऐसे हैं जहां पर भूमि सुधार कार्यक्रम बिल्कुल असफल रहा। सीलिंग कानून का कोई मतलब नहीं रहा। भूमि सुधार कार्यक्रम का एक लंबे समय तक लूपहोल्स रहा कि जो सीलिंग की सीमा निर्धारित की जाएगी वो प्रति व्यक्ति निर्धारित की जाए। 40 एकड़ सिर्फ भूमि सीलिंग की सीमा है तो हमने क्या किया? हमने 40 एकड़ परिणाम पे जमीन करवा लिया। मेरे पास 1000-2000 एकड़ जमीन था। सरकार ने कानून बनाया जिसको सीलिंग कानून कहते हैं कि भाई 40 एकड़ सीलिंग होगी। कुछ राज्यों में 30 एकड़ सीलिंग होगी, यानी 30 एकड़ से ज्यादा जिसके पास जमीन होगी सरकार उस जमीन को सीज करेगी और उसको भूमिहीनों में बांटेगी। तो मेरे पास बताओ 2000-3000 करोड़ एकड़ की जमींदारी थी, मैं मालिक था। 5000 एकड़ का मैं मालिक था। बचेगा कितना? मेरे पास 30 एकड़। सरकार बाकी जमीन सील कर लेगी। सीलिंग कानून नहीं कहता है। हमने क्या किया? सबसे पहले तो हमने 30 एकड़ अपने नाम से, अपने दोनों बेटियों के नाम से, बेटों के नाम से, परिवार के सदस्यों के नाम से 30 एकड़ डाल करके और हमने 100-150 एकड़ बैठा दिया पाला। 200 एकड़ को हमने लिखवा दिया कृषि भूमि में, 200 एकड़ चारगाही भूमि में मंदिर बनवा करके एक ही मंदिर में कई देवता को बैठा दिया। देवता को बैठा करके कर दिया 30 एकड़ हनुमान जी के नाम, 30 एकड़ लक्ष्मी जी के नाम, 30 एकड़ काली जी के नाम। आप अपने गांव के मंदिरों में ढेर सारे देवी देवताओं को देखते हो, ऐसे बहुत सारे मंदिर जहां ढेर सारे देवी देवताओं की स्थापना की गई, सीलिंग कानून से बचने के लिए की गई बच्चा। और फिर इसी तरीके से हमने अपना 1000 एकड़ जमीन बचाए रखा अपने पास। बाकी जो 1000 एकड़ एकदम बंजर था उसको ले जा सरकार। अब वो बंजर जमीन भूमिहीनों में बांटी गई तो भूमिहीन बेचारे दुखी हो गए क्योंकि बंजर जमीन बेचारे गरीब थे, पैसा नहीं था, कैसे उत्पादित कर सकते थे, उसमें उत्पादन कैसे उपजाऊ बना सकते थे। मिला के हम कहें तो भूमि सुधार कार्यक्रम प्रारंभिक दिनों में काफी असफल रहा और इस असफलता ने कृषि मजदूरों में एक असंतोष को जन्म दिया। वो दुखी हुए, उनके मन में आक्रोश आया और कानून संन्यास, जंगल संथाल टाइप नेता ने उनके आक्रोश को एक दिशा दी। उन्होंने समझाया, मार्क्स की विचारधारा को समझाया, मार्क्स की बोली से समझाया कि किसानों, असली उत्पादक तो तुम हो, ये सारी भूमि आपकी है। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जमीन लेकर पैदा नहीं दिए थे, 500 एकड़ जमीन के साथ पैदा लिया, 250 एकड़ दोनों हाथों में। नो, ये सब नेचर का है और नेचर ने हम सबको समान अधिकार दिया है इस जमीन से अपनी आजीविका को चलाने का। लेकिन भानु प्रताप सिंह ने जो 2000 एकड़ जमा कर रखा है और इसका एक कागज लेके चलते हैं, एक कागज जो है ना, ये छल है, धोखा है। इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन।
विचारधारा कहती है कि निजी संपत्ति का जो उद्भव है ना, ये शोषण का परिणाम है। निजी संपत्ति नाम की चीज वो नेचर ने नहीं बनाई, 5 पेड़ तेरा 5 पेड़ मेरा मेरा। जंगलों में हम रहते थे तो ऐसा कहीं कोई बड़ा हुआ नहीं था। इस तरह से जंगलों के जानवर स्वतंत्र होते हैं कहीं पर भी अपने पानी पीने के लिए, पानी के लिए। हम सभी स्वतंत्र हैं इस प्रकृति से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लेकिन कुछ पापी मनुष्यों ने प्रकृति पर कब्जा करके निजी संपत्ति का अधिकार को जन्म दिया और कहा कि ये मेरा। इस तरीके से साम्यवादी या कम्युनिस्ट ने, वामपंथी विचारधारा पे आधारित नेताओं ने, लोगों ने उस असंतुष्ट जनता को कन्विंस किया और कहा कि यह तुम्हारा अधिकार है, ये जमीन तुम्हारी है जिसको बहादुर प्रताप सिंह ने, गजेंद्र प्रताप सिंह ने कब्जा करके बैठे। ये तुम्हारे बाप दादाओं का शोषण करके इनके बाप दादा इस पर कब्जा जमाए। जोते बोए काटे धान, खेत का मालिक वही किसान, जो खेत को जोता जाए, जो खेत को बोता है, जो खेत को काटता है, खेत का मालिक वही है। कागज लेकर बैठ जाने से कोई खेत का मालिक नहीं हो सकता। तुम्हारा हक है और तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने हक को प्राप्त करो, और ये हक आसानी से नहीं मिलेगा बच्चा। मजदूरों, ये हक तुम्हें हथियार के बल पर लेना होगा, क्योंकि ये पापी पूंजीपति अपना हक छोड़ने वाले नहीं है। पुलिस भी इनके साथ है। उठा लो कट्टा, काट डालो इन लोगों को। ऐसे भी तुम कौन रईस वाली जिंदगी जी रहे हो? तुम्हारी जिंदगी तो ऑलरेडी कीड़े मकोड़े की तरह है। खोने के लिए तुम्हारे पास बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं है, और पाने के लिए सारा संसार पड़ा है। उठो, जागो, उठा लो कट्टा और काट डालो इन भूस्वामियों को। सोचो, वामपंथी विचारधारा इतनी खतरनाक है। इस विचारधारा को केंद्र में करके कोई वामपंथी नेता भाषण देता था तो कई नौजवान, गरीब नौजवान, जो न्यायपूर्ण कृषक संरचना से दुखी थे, जो भूमि सुधार कार्यक्रम की असफलता से दुखी थे, कार्यक्रम में मैं आ रहा हूं सामने, उन्होंने नेताओं की बात मानी, हथियार उठा लिए, इनके संगठन में शामिल हो गए और गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के तहत हिंसा करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण कृषक संरचना और आर्थिक विषमता इसका एक प्रमुख कारण रहा है। भूमि सुधार कार्यक्रम की असफलता इसका एक दूसरा प्रमुख कारण। ये दो प्रमुख कारण रहे हैं बच्चा, खास करके पश्चिम बंगाल में, बिहार में जो नक्सलवाड़ी क्षेत्र था, यहां पर वामपंथी उग्रवाद के उद्भव का। एक तीसरा कारण हमने चर्चा किया, सामंती मनोवृत्ति और जातिगत शोषण। बच्चा, मैं जहां का रहने वाला हूं तो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाका रहा है। मैंने इस क्षेत्र में अध्ययन भी किया है। मैंने इस क्षेत्र का 3 महीने तक डेटा कलेक्शन किया है। उस डेटा कलेक्शन पे बेस बना करके मैंने इस पर लगभग 650 पेज की 2 किताबें लिखी है। एक पास्ट कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया और एक इंटरनल टेररिज्म। और हमने जो इस पर फोकस होकर के जो देखा अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, हमारे इलाके में बहुत सारी ऐसी नक्सली हिंसा की घटनाएं हुई जिसके मूल में कहीं ना कहीं फ्यूडल मेंटेलिटी थी, सामंती मनोवृत्ति। सामंती मनोवृत्ति का मतलब होता है बच्चा कि हमारे दादा बड़े भूसामंत थे। आज नहीं है, थे कभी। हमारे घर में हाथी हुआ करते थे, हाथी बिक गई, आज हाथी का रस्सा बांट पड़ा हुआ। लेकिन हमारी मनोवृत्ति अभी भी फ्यूडल वाली। हम जमींदार थे। उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आज हम राइफल रखे। एक सिल्क का कुर्ता है, एक सिल्क की धोती है या सामान्य धोती है, गोली का पैसा नहीं। सच्चाई यही है कि बाप दादाओं के पास जमीनें थी बहुत सारी, बट्टे 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 बट्टे, अब तो 4 बीघा 5 बीघा बच गई। आज के डेट में अगर आप जहानाबाद का इलाका, रोहतास का इलाका, आरा का इलाका, भोजपुर जो है, इन सभी इलाकों के गांव का सर्वे करोगे, खास करके ऊंची जातियों के गांव का सर्वे करोगे, राजपूत, कुम्हार, ब्राह्मण, तो वास्तविकता यह है बच्चा कि कहीं पर भी इनके पास औसतन 10 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं है। गांव में एक आध ऐसे लोग हैं जिनके पास 50-60 बीघा जमीन होगी, 70 बीघा जमीन होगी। वो भी इसलिए है क्योंकि बंटवारा नहीं हुआ। अब 1000 एकड़ वाले भूस्वामी नहीं रह गए ऊंची जाति के लोग, और कई जगहों पर तो 2-2 4-4 बीघा बच गया है, 1 आध बीघा बच गया है। जात के ब्राह्मण है, राजपूत है, जमीन 2 बीघा 3 बीघा। बट तेवर अभी भी वही है, सामंती मनोवृत्ति इसी को कहते हैं। और जब ये लोग दलित जातियों के बच्चों से बात करते हैं, इनके पास सामंती सभी नहीं, मेरा हमेशा ध्यान रखना, एक जनरलाइज नहीं है, सबके लिए नहीं, उनके लिए इनमें ये मनोवृत्ति। तो रमेश नहीं कहते हैं रमेशवा कहते हैं, सुरेश नहीं कहते हैं सुरेशवा कहते हैं, गाली से बात करते हैं। आज भी है, अब तो कम हुआ है, लेकिन ये था, ये है। 10-15 सालों 20 सालों के पहले तक ये था, आज कम है। अब रमेश और सुरेश ने सोचा, रमेश सुरेश कौन? जातीय सोपान में नीचे की जातियों के बच्चे। इन्होंने सोचा कि ये गजेंद्र के पिता के पास 500 एकड़ जमीन थी, तो वो अपने नौकर, अपने चरवाह को 2-4 गाली भी दे देते थे। तो इतना पैसा था कि पूछते थे क्या है, या तो बिटिया की शादी है, ले जा 5 क्विंटल अनाज, कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास था, वो दे देते थे। लेकिन आज जो भानु प्रताप सिंह है, गजेंद्र प्रताप सिंह है, इनके बच्चे, इनके पास तो 2 ही बीघा जमीन है यार, अपने से अधिक है नहीं। ये तो जुगाड़ में रहते हैं कि रमेश सुरेश ढोणा मंगरू का बच्चा, दलित जाति का बच्चा, कब चाय पिलाते। लेकिन तेवर नहीं है। शादी ब्याह के मौके पर हाथ में राइफल लेकर के सिल्क का कुर्ता पहन करके निकल जाते, गोली का पैसा नहीं है। दलित जाति के बच्चों के साथ गाली से ही बात करते, झुकने को तैयार नहीं। एक लंबे समय तक रहा, 10-15 सालों में काफी बदलाव आया है बच्चा। बट आज दलित का बच्चा इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि सारा जा चुका है, समानता की बातें सुन चुका है, स्वतंत्रता की बातें सुन चुका है, सामाजिक न्याय की बातें सुन चुका है। वो ज्यादा कमा रहा है, खर्च उसके पास बहुत ज्यादा नहीं है, उसकी कमाई सीधे बच रही है। वो चावल दाल सब्जी खाकर के अपने घर से निकला, और ये साहब चावल सब्जी खा के आए हैं, लेकिन कहते हैं कि आज दही बहुत अच्छा। केवल वही है, रिजल्ट क्या हुआ? इसने टकराव को उत्पन्न किया। ऊंची जाति के लोगों का तेवर सीम रहा, उसी तेवर से उन्होंने व्यवहार किया दलित के बच्चों के साथ, और दलित के बच्चों ने रिएक्ट किया। ऊंची जाति के लोगों ने उनकी जमकर पिटाई की। दलित जाति के लोगों को गांव छोड़कर भागना पड़ा, और गांव छोड़कर जैसे ही भागे वैसे ही उनको नक्सली संगठन के नेता मिले, नक्सली संगठन मिले, आओ और ये ऊंची जातियों से बदला और उनके साथ बोलिए। इस तरीके से आप देखोगे तो बिहार वगैरह में वामपंथी उग्रवाद जाति संघर्ष के रूप में कन्वर्ट हुआ। ये वामपंथी संगठन जब खेतों में लाल झंडा गाड़ने लगे, कब्जा करने लगे, तो बड़े बड़े भूस्वामियों ने भी अपनी सैन्य दस्ता को बनाना शुरू किया, चाहे वो कुंवर सेना हो, चाहे वो लोरिक सेना हो, चाहे वो सनलाइट सेना हो, चाहे वो रणवीर सेना। रिएक्शन हुआ। हमारे रणवीर सेना ने नारा दिया, हर घर से एक नाल और एक बाल।
यानी एक आदमी, एक लड़का, एक पुरुष और एक राइफल, राइफल के साथ पुरुष आए इस संगठन में शामिल हो, तभी हमें अपनी जमीन को हम बचाए रख सकते हैं। नहीं तो एक नक्सली जो है जमीन पर कब्जा कर लेंगे। ये इधर नक्सली भी लाल झंडा गाड़ करके कब्जा कर लेते थे। 10-15 सालों तक एक प्रक्रिया चली। इस प्रक्रिया ने हमारे इस बिहार के क्षेत्रों में जाति संघर्ष को शुरू किया, क्योंकि ये सभी संगठन ऊंची जातियों का था और जातीय सोपान में ऊंची जातियां ही भूस्वामी थी। इसे मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित कृषि मजदूरों को जब मोबिलाइज किया गया, बटाईदारों को मोबिलाइज किया गया, कृषि मजदूर और बटाईदार सामान्यतः अधिकांशतः दलित जातियों से थे। इसलिए वामपंथी विचारधारा पर आधारित जो संगठन बना उग्रवादी, उसमें दलित जातियों की संख्या रही और उनके से बचाव में जो ऊंची जातियों ने या कहो तो भूसामंतों ने जो अपना संगठन बनाया ऊंची जातियों का था। यही जाति संघर्ष के रूप में, बड़े बड़े जाति नरसंहार के रूप में खड़ी थी। ऊंची जातियों की सेना या संगठन दलितों के गांव में घुस जाते थे और 150 दलितों का नरसंहार करते थे। दलितों की तरफ से लीडरशिप देने वाली जो वामपंथी संगठन है वो ऊंची जातियों के गांव को घेर देती थी और 40-50 लोगों को मार देती थी। मैं गया में था उस समय जब 12 नरसंहार हुआ, 39 भूमिहारों की हत्या कर दी गई थी। तो लंबे समय तक बच्चा चला। तो कहीं न कहीं वामपंथी उग्रवाद के उद्भव में पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पर अन्यायपूर्ण कृषक संरचना और आर्थिक विषमता के विरोध में आया। इसकी विचारधारा यही थी, इसका विरोध करना भूमि सुधार कार्यक्रम की असफलता के कारण आया। लेकिन कई जगहों पर सामंती मनोवृत्ति और जातिगत शोषण भी इसके इमरजेंसी का बहुत बड़ा कारण। 3 कारण बचा। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में धीरे-धीरे पश्चिम बंगाल, बिहार में जो वामपंथी उग्रवाद का भूभार हुआ, वो कृषि संरचना के निहित असमानता के विरोध में, कृषि शोषण के विरोध में हुआ। भूमि सुधार कार्यक्रम की असफलता के परिणामस्वरूप, क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया था कृषि संबंधों में बराबरी आजादी के बाद ला दी जाएगी, इसलिए भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू किया गया, बट व्यवहार में पड़ी थी सीलिंग कानून सफल नहीं रहा, आदि भूमि सुधार कार्यक्रम की असफलता का परिणाम था। धीरे धीरे 1991 आ गया। 1991 का आर्थिक सुधार हुआ, औद्योगिकरण तेज हो गया। पर चूंकि हम लोग आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, देश विदेश की कंपनियां आकर के उद्योग धंधे लगाने लगी। इनको उद्योग धंधे लगाने के लिए उत्खनन करने के लिए जरूरत पड़ी, क्योंकि इनके लिए कच्चा माल की जरूरत थी। कच्चा माल को उत्खनन के माध्यम से, माइनिंग के माध्यम से निकालना था। सरकार ने जमीन को अधिग्रहण करके इनको देना शुरू किया और जो उत्खनन का काम हुआ, औद्योगिकरण हुआ, वो ज्यादातर जनजातीय इलाकों में हुआ। भूमि अधिग्रहण कानून के तहत इनकी भूमि को एक्वायर किया गया और बड़े बड़े निजी सेक्टर को दे दिया गया। अब सामान्य भूमि, जब भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सरकार एक्वायर करती है, पा चुका हूं भूमि अधिग्रहण अधिनियम एक्वायर करती है, तो उनका मुआवजा मिलता है, क्योंकि उस खेत पर उनका स्वामित्व होता है। लेकिन जनजातीय इलाकों में तो जनजातियां वन भूमि में निवास करती है और वन भूमि उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, उसका कोई उनके पास प्रॉपर कागज नहीं होता। इसलिए जब उनकी जमीन एक्वायर की गई तो मुआवजा नामात्र का मिला। इसने भी उन्हें असंतुष्ट किया, दुखी किया और उन्हीं के जमीन को, जंगल को एक्वायर करके प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। वो इंडस्ट्री लगा के इलाकों को मारा। इस पर कई फिल्में बनाई गई। 1991 के बाद जनजातियों के क्षेत्र में जो भूमि अधिग्रहण हुआ, उनका विस्थापन हुआ, उनका आर्थिक दोहन हुआ, वन आधारित आर्थिक दोहन हुआ। इसने उनको दुखी किया, उनको असंतुष्ट किया। फिर क्या था, नक्सली नेता वहां भी गए, उनको भी मोबिलाइज किया और वहां भी नक्सलवाद का फैलाव किया। देश आजाद हुआ था तो सबसे कमजोर तबका माना गया था ट्राइबल कम्युनिटी को। ट्राइबल कम्युनिटी, जनजातियां सोपान क्रम में सबसे पिछड़ा समुदाय रहा है, विकास क्रम में सबसे पिछड़ा समुदाय रहा। इसलिए आजादी के बाद न केवल इन्हें आरक्षण दिया गया शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में कैटेगराइज करके, बल्कि इन्हें के लिए ढेर सारी विशेष विकास योजनाओं को संचालित करके इनके विकास पर विशेष बल दिया गया। एक समतामूलक सामाजिक न्याय से युक्त भारतीय समाज की स्थापना की। परंतु बच्चा योजनाएं बनाई गई इनकी गरीबी को खत्म करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए। योजनाएं तो बनाई गई, लेकिन उन योजनाओं को व्यवहार में नहीं उतारा जा सका पूरी तरह से। परिणाम तो इनकी गरीबी बेरोजगारी खत्म नहीं हुई और इस घटना ने भी इन्हें संतोष को जन्म दिया। जनजातियों पर 4 पॉइंट बनेगा। जनजातियों में पहले से चली आ रही गरीबी, निरंतरता और भूमि हस्तांतरण की समस्या। विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु, खासकर 1991 के बाद विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण द्वारा जनजातियों का विस्थापन, इनकी वन आधारित आर्थिकी का विनाश और इनके क्षेत्र में खनिज संपदा का दोहन। खनिज संपदा के दोहन और औद्योगिकरण से इनका पर्यावरण प्रदूषित हुआ। लाभ उद्योगपति को मिला, इनको कुछ नहीं मिला। और जनजातियों के लिए ही एक और कमी कारण, इस पर सवाल पूछा है, 5th शेड्यूल, पेशा कानून, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, वन अधिकार अधिनियम आदि के समुचित क्रियान्वयन का अभाव। जो इनके लिए कानूनी प्रयास किए गए बच्चा, ये प्रयास भी प्रॉपर तरीके से एक्सिक्यूट नहीं हो पाए। 5th शेड्यूल को प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया गया। मैं बात बता चुका हूं आपको 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल पॉलिटी में भी आपको विस्तार से पढ़ाया गया होगा 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के टेक्निकल पार्ट। इनको जब सही ढंग से लागू नहीं किया गया तो इन्होंने भी कहीं न कहीं जनजातीय विकास की तीव्रता को अवरुद्ध किया। इनको सही ढंग से लागू नहीं किए जाने के कारण जनजातियों की विकास की गति धीमी रही और इस घटना ने भी जनजातियों में असंतोष को जन्म दिया। वन अधिकार अधिनियम बना करके जनजातियों को वन भूमि पर अधिकार दे दिया गया, राइट, लेकिन व्यवहार में नहीं मिला, क्योंकि वन भूमि पर अधिकार के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए था वो डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं था। ये सारा हम पढ़ चुके हैं, इसमें बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे, लेकिन हम कहेंगे कि जनजातियों के रक्षोपाय के लिए 5th शेड्यूल का प्रोविजन लाया गया, वन अधिकार अधिनियम लाया गया, पेशा उसको एक्सक्लूड नहीं प्रॉपर किया गया और इसने भी जनजातियों को संतुष्ट किया। तो भारत में कृषि क्षेत्र में, बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में जो वामपंथी उग्रवाद का उद्भव हुआ, उसमें जो मुख्य कारण रहे 3: अन्यायपूर्ण कृषक संरचना, भूमि सुधार कार्यक्रम की असफलता और सामंती मनोवृत्ति और जातिगत शोषण। इस क्षेत्र में, क्योंकि गांव था, जाति समाज था, और फिर धीरे धीरे इस क्षेत्र से जनजातीय क्षेत्र में जब उग्रवाद का फैलाव हुआ तो वहां पर इमरजेंस का एक बहुत बड़ा कारण रहा जनजातियों में गरीबी, निरंतरता और भूमि हस्तांतरण जो पहले से चला रहा था। दूसरा, 1991 के बाद विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण द्वारा जनजातियों का विस्थापन, इनकी वन आधारित आर्थिकी का विनाश और खनिज संपदा का दोहन। और छठा, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, वन अधिकार अधिनियम जो जनजातियों के रक्षोपाय के लिए बनाए गए थे, इनके समुचित क्रियान्वयन की। 3 पॉइंट नक्सलवादी क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद के लिए, इमरजेंस के लिए, इमरजेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, और 3 पॉइंट जनजातीय क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद के इमरजेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। ये 6 पॉइंट थे कारण रहे हैं भारत में उग्रवाद के उद्भव और विकास के। इसके अलावा कुछ और हम 2-3 कारणों की चर्चा कर सकते हैं जो जनरल है। उसमें एक है भ्रष्टाचार तथा प्रशासन एवं आम जनता के बीच बढ़ती दूरी। भ्रष्टाचार तथा प्रशासन एवं आम जनता के बीच बढ़ती दूरी। आजादी के बाद प्रशासन में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता है, पहला। और आजादी के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आया, जो पुलिस सिस्टम आया, जो गवर्नेंस सिस्टम आया, गवर्नेंस में आप पढ़े होंगे, इस पर कहीं ना कहीं ब्रिटिश मेंटेलिटी का प्रभाव था।
अंग्रेजी मानसिकता का प्रभाव आजादी के बाद भी कंटिन्यू रहा। मतलब ये प्रशासनिक अधिकारी अपने को लोक सेवक नहीं मानते थे, ये प्रशासनिक अधिकारी अपने को जनता का सेवक नहीं मानते थे, ये प्रशासनिक अधिकारी अपने को कहीं ना कहीं जन सेवक न मानकर ये अपने को अंग्रेजों की तरह शासक मानते थे, तानाशाही प्रवृत्ति में थे। हम पुलिस है, हम थाना इंचार्ज है, हम एसपी है, थाना में आके कोई बोलेगा लड़का उल्टा मारो इसको डंडा से। आजादी के बाद प्रारंभिक दिनों में तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, जो हमारा पुलिस सिस्टम था, उन पर अंग्रेजी मानसिकता का प्रभाव बहुत व्यापक रूप से था, औपनिवेशिक मानसिकता का प्रभाव बहुत व्यापक रूप से था। वो अपने को एक लोकतांत्रिक राज्य में लोक सेवक के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते थे। परिणाम क्या हुआ बच्चा? परिणाम हुआ कि आम जनता और पुलिस के बीच, प्रशासन के बीच डिस्टेंस बढ़ता गया। गांव मेरा थाना आ गया, गांव मेरा फोर्स आ गया, तो आम जनता डर जाती थी। आज भी आरटीआई के तहत, आरटीआई कहता है ना भाई आपका अधिकार है, आप जाइए और पूछिए, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप जाइए अपने गांव के थाना में और एसआई से पूछिए, अपने इंचार्ज से पूछिए कि इंचार्ज साहब इस महीने में कितने तैयार हुए, हमें जरा रिपोर्ट दीजिए, दौड़ा के मारेगा वो। और सबसे पहले तो आपकी हिम्मत नहीं होगी जाने की, आप पढ़े लिखे हो, आपको अपना अधिकार पता है, फिर भी हिम्मत नहीं है। तो एक तरफ विकास योजनाओं में जो भ्रष्टाचार था, उसने जनजातियों के, गरीबों के, दलितों के विकास को पूरी तरह से उन तक पहुंचने नहीं दिया, बेचारे वंचित रहे, बेचारे का विकास नहीं हो पाया। सामाजिक न्याय से विकास के आदर्श को हमने स्वीकार किया था और इसके लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण उन तक नहीं पहुंच पाया। और दूसरा, शासक की इस मानसिकता के कारण आम जनता और प्रशासन के बीच दूरी बढ़ती गई, बढ़ता गया, आम जनता पर भरोसा खत्म होता गया और तब अचानक भगवान बनकर के आए नक्सली नेता, हम हैं तुम्हारे लिए सोचने वाले। आम जनता सीधे नक्सलियों के साथ हो गई, आम जनता का भरोसा नक्सलियों पर हो गया, आम जनता का हमारे प्रशासन, हमारी सरकार, हमारी पुलिस पर भरोसा घटता चला गया। एक कारण, ध्यान देना, जो कारण है उसी को दूर करेंगे तो ठीक होगा, समस्या समाधान होगा। एक कारण, फिर कुछ छोटे मोटे सपोर्टिव कारण भी रहे हैं, जैसे उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास, महत्वाकांक्षा में वृद्धि, कहीं ना कहीं ये भी रहा। खास करके 91 के बाद जो कंज्यूमरिज्म का फैलाव हुआ, व्यक्ति की जरूरतें बढ़ गई, महत्वाकांक्षा बढ़ गई, व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में लगा हुआ है। गांव के गरीब से गरीब, दलित से दलित लोगों की महत्वाकांक्षाएं जब बढ़ी और जब उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई, दुखी हुए, असंतुष्ट हुए, उन्होंने उनकी जातियों से, ऊंची जातियों से, उनके बच्चों से अपनी तुलना करके अभाव का बोध उनको महसूस हुआ कि हम गरीब हैं, हमको नहीं मिल रहा है। और अचानक नक्सली नेता आता है, उनको मोबिलाइज करता है और मोबिलाइज हो जाते हैं, ये नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा तुमको, ऊंची जाति के लोग, स्वामी वर्ग, पूंजीपति वर्ग तुमको कभी नहीं मिलने देंगे, उठा लो कट्टा, इन्होंने किसी वक्त हमारा कोई उपाय नहीं है, वो हक है तुम्हारा यार। इस तरीके से भलाया गया, बकाया गया, फुसलाया गया, इनको गुमराह किया गया। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास और महत्वाकांक्षा में वृद्धि और तुलनात्मक अभावबोध, हर टर्म हम बता चुके हैं, तुलनात्मक अभावबोध भी इसका एक प्रमुख है। एक और कारण विदेशी शक्तियों की भूमिका, थोड़ा सा चर्चा हम कर सकते हैं, खास करके चाइना का संदर्भ मैंने आपको दिया था। पाकिस्तान वगैरह तो बहुत एक्टिव नहीं है, बट भारत में नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद में चाइना की भूमिका थोड़ी बहुत रही है। तो विदेशी शक्तियों की भूमिका की चर्चा हम कर सकते हैं और इसके बारे में हम एक फैक्ट भी दे सकते हैं जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और हमारे सूचना एजेंसियों ने दी थी। जुलाई 2017 में माओवादी नेता रामकृष्ण राव और पुलिस ब्यूरो के सदस्य वेणुगोपाल राव और अरुणाचल प्रदेश में चीनी गुप्तचरों के नेतृत्व में होने वाली मीटिंग में शामिल हुए थे। एक तथ्य ये है, एक दूसरा तथ्य है जो मैंने आपको बताया था कि चीन के हस्तक्षेप से नेपाल के माओवादी लोगों को, कम्युनिस्ट नेताओं को आगे करके और भारत के वामपंथी उग्रवाद आंदोलन को एकजुट करना और 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट सीपीआईएम का गठन करवाना, इनको यूनाइट करवाने में चाइना की भूमिका रही है। विदेशी शक्तियों की भूमिका भी कहीं न कहीं भारत में वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद के उद्भव विकास में सहायक रही है। वेणुगोपाल राव चाइना की मीटिंग में शामिल हुए थे, कम्युनिस्ट नेता। इसके अलावा हाल के वर्षों में एक नया टर्म चला है, तो हम कारण में उनको भी दे सकते हैं, शहरी नक्सल, अर्बन नक्सल। कहा जाता है कि 2004 के बाद बड़े प्लान वे में भारत में वामपंथी उग्रवाद को फैलाने का प्रयास किया गया। अभी तक वामपंथी उग्रवाद शुरुआत में पश्चिम बंगाल, बिहार में उभरकर सामने आया और यह उभरकर सामने आया कृषि संरचना में निहित असमानता के विरुद्ध में, भूमि सुधार कार्यक्रम की असफलता के विरुद्ध। कृषि संरचना में असमानता अंग्रेजी शासन काल से चली आ रही थी। अंग्रेजी शासन काल में जो अंग्रेजी शासन काल की कृषि नीति थी, पट्टेदारी प्रणाली थी, लैंड टेन्योर सिस्टम था, जमींदारी व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, इसने कृषि संबंधों में विषमता को जन्म दिया। इसने कृषि संबंधों का पूंजीवादीकरण किया, जहां एक तरफ खेतों के बड़े बड़े भूस्वामी और सामंत, तो दूसरी तरफ उनके खेतों में काम करने वाले मजदूर, बटाईदार। सामंत बटाईदारों का शोषण करते थे, खेती बटाईदार और कृषि मजदूर करते थे, और उपज का मैक्सिमम हिस्सा लेता था भूसामंत। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे नेताओं ने कहा कि नहीं, समाजवाद हमारा आदर्श है, हम आर्थिक समानता से युक्त समाज की स्थापना करेंगे, हम औद्योगिक संबंधों में भी बराबरी लाएंगे और कृषि संबंधों में बराबरी लाएंगे। और इसी के लिए कानून बनाकर जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया गया, सीलिंग कानून बनाया गया, रेत व्यवस्था में सुधार किया गया, भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया। बट व्यवहार में सफल नहीं हुआ, तो आजादी के बाद भी इन इलाके में वामपंथी उग्रवाद उभर कर सामने आ गया 1967 में। और फिर धीरे धीरे ये जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश किया और मेनली 1991 के बाद जनजातीय क्षेत्र में, खास करके बस्तर का इलाका, छत्तीसगढ़ का इलाका, झारखंड का इलाका, उड़ीसा का मलकानगिरी का इलाका, मलकानगिरी पे सवाल पूछा, उस क्षेत्र में फैला। और बच्चा 2004 के बाद, 91 के बाद जनजातीय क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ, 2004 के बाद इसने बड़ी प्लानिंग से युवा बुद्धिजीवी वर्गों को, खास करके शहर में अपने प्रवेश को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। और शहर के कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग थे, इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग थे, जो ज्यादातर मानवाधिकार संगठन के अंदर काम कर चुके थे, एनजीओ के अंदर काम कर चुके थे, जो मैक्सिमम एक्टिविस्ट थे। इन लोगों ने बौद्धिक रूप से लोगों को नक्सली बनाने का काम शुरू किया। इसी को नाम दिया गया शहरी नक्सल। तो कहीं ना कहीं भारत में नक्सलवाद के उद्भव नहीं, विकास कर सकते हो, विकास में सपोर्टिंग फैक्टर में राजनीतिक दल भी प्रमुख है। सारी नक्सल मतलब सारी बुद्धिजीवी कुछ वो भी महत्वपूर्ण है, उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है, राजनीतिक दलों की। बिहार में राजनीतिक दल, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दल, कई जगहों पर राजनीतिक दलों ने इनको सपोर्ट किया, कई जगहों पर राजनीतिक दलों ने अपने हितों को सिद्ध करने के लिए इनको सपोर्ट किया।
ये भी भूमिका महत्वपूर्ण रही, तो हमने एक पॉइंट बना दिया राजनीतिक दलों और शहरी नक्सल की नकारात्मक भूमिका। 2018 में 6 लोगों पी वरवर राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वेर्नोन गोंजाल्विस, प्रोफेसर जीएन साईं बाबा और अरुण परिरा की पुणे पुलिस द्वारा नक्सल कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तब से नक्सलवाद के कारण के रूप में शहरी नक्सल की चर्चा प्रमुख है। इसको शहरी नक्सल, अर्बन नक्सल, अर्बन नक्सल में पकड़े जाने वाले लोग पी वरवर राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वेर्नोन गोंजाल्विस और प्रोफेसर जीएन साईं बाबा, अरुण परिरा, इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और माना गया कि नक्सलवाद के फैलाने में, वामपंथी उग्रवाद को फैलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये बौद्धिक लोग हैं। भीमा कोरेगांव में घटना घटी थी महाराष्ट्र में, पुणे के पास। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी 2018 में, 1 जनवरी 2018 में भीमा कोरेगांव घटना घटी थी। नाम आपने शायद सुना होगा इस घटना के बारे में। थोड़ा सा अगर मैं 2 लाइन में ब्रीफ कर दूं तो अंग्रेजी शासन काल में 1 जनवरी 1818 1 जनवरी 1818 1918 नहीं 1818 1 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच युद्ध हुआ। इतिहास की बात। ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच युद्ध हुआ। मराठों की सेना बहुत मजबूत थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मात्र 500 सैनिक थे और मात्र 500 सैनिकों ने मराठों को हरा दिया। यहां तक तो क्लियर है। ईस्ट इंडिया कंपनी के 500 सैनिकों ने मराठों के 5000 सैनिकों को हरा दिया। परंतु ये 500 ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक कौन थे? इंडियन ही रहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक, इंडियन थे। ये महाराष्ट्र की महार जाति के थे और महार जाति महाराष्ट्र में दलित जाति के रूप में गिनी जाती है। राइट। तब से प्रत्येक 1 जनवरी को दलित जाति या महार जाति के लोग इस घटना को अपने सम्मान के रूप में मनाते हैं, एक प्रकार से आत्मगौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। लगातार भारत का हर दलित नेता इस भीमा कोरेगांव, वो जगह है जहां पर युद्ध हुआ था, भीमा कोरेगांव, इस उत्सव में शामिल होता। मुद्दा ये नहीं था कि अंग्रेजों ने हराया, मुद्दा ये था कि अंग्रेज की महार सिपाहियों ने वीरता के साथ लड़ा और 5000 सैनिकों को वाली मराठों की सेना को हराया, मराठों को हराया। ये वीरता का, शौर्य का प्रतीक है, महारों के शौर्य का प्रतीक है। 1 जनवरी 2018 अब भीमा कोरेगांव की घटना की 200वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। 200 साल हो चुके थे, 1818 के बाद 100 साल, 1918, 100 साल, 2018। भारत के ढेर सारे दलित नेता, उस इलाके के ढेर सारे महार जाति के लोग जुटे हुए थे और वहीं पर कुछ ऊंची जाति हो या मराठो, जो भी कहो, लोगों ने पत्थरबाजी की, टकराव हो गया तो हिंसा हुई, लोग मरे। ये भीमा कोरेगांव हिंसा के नाम से जाना जाता है। घटना को दनादन एफआईआर हुआ और उसी घटना में पाया गया कि उस घटना में उन दलित लोगों को और उन सभी चीजों में कुछ लोगों का कनेक्शन है और ये लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं। कोई पत्रकार है, कोई प्रोफेसर है, कोई एक्टिविस्ट है और इनकी भूमिका प्रमुख है। फिर तो हमारे एनआईए के हाथ में केस चला गया। एनआईए ने रिपोर्ट दिया कि ये लोग प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश में थे। ये वो लोग हैं जो कि भारत के नक्सलवाद को सपोर्ट करते हैं, भौतिक समर्थन देते हैं, उनके लिए बेस तैयार करते हैं। जहां यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जेएनयू को कई जगहों पर कन्विंस करते हैं युवाओं को, नक्सलवाद को जस्टिफाई करते हैं। इसी को शहरी नक्सल कहा जाता है। और जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी बच्चा, उनमें से मैंने नाम आपको दिखा दिया, यही लोग थे। तो भारत में नक्सलवाद के या वामपंथी उग्रवाद के उद्भव और विकास के कारणों की चर्चा हम करेंगे तो 7 कारण प्रमुख है। 2 कारण हमने दे दिया है, 9 कारण की चर्चा हम कर सकते हैं। ये एक डायमेंशन है बच्चा और इस डायमेंशन पे आप तैयार कर सकते हो। कारण से ज्यादा सवाल पूछा गया। अब यहाँ पर सवाल कहां से बन सकता है? यदि हम कारणों की बात करें तो ध्यान देना, कारणों पे अलग-अलग कारणों पे सवाल बन सकता है। इस पर फोकस करके प्रश्न बन सकता है कि अन्यायपूर्ण कृषक संरचना और आर्थिक विषमता किस तरीके से भारत में वामपंथी उग्रवाद के उद्भव में सहायक रही है। इस पर फोकस सवाल बन सकता है, पूछा जा सकता है। भूमि सुधार कार्यक्रम से नक्सलवाद को जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है क्योंकि जाति संघर्ष से जोड़ के पूछा जाएगा, बट ये 2 इंपॉर्टेंट है, यहां से सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनजातियों में नक्सलवाद एक अलग से सेपरेट सवाल बन सकता है। जनजातियों में वामपंथी उग्रवाद के उभार के कौन-कौन से कारण हैं? 3 कारणों को प्रमुखता देंगे हम। जनजातियों में वामपंथी उग्रवाद। इसके बाद एक और स्टार्ट टॉपिक है विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु भूमि सुधार अधिग्रहण और जनजातियों का विस्थापन। वैश्वीकरण से जोड़ के प्रश्न पूछ सकता है। ऐसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भूमि अधिग्रहण से जोड़ के प्रश्न पूछ सकता है। वन अधिकार अधिनियम से जोड़ के प्रश्न पूछ सकता है। जनजातियों के विस्थापन ने कैसे उनको नक्सलवाद की तरफ ढकेला, ये एक सेपरेट टॉपिक के रूप में प्रश्न बन सकता है। 5वीं अनुसूची पे पूछा जा चुका है, नई चीज नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया था, 5th शेड्यूल पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भ्रष्टाचार अलग से नहीं पूछा जाएगा, उपभोक्तावादी संस्कृति अलग से नहीं पूछा जाएगा, ये सब कारण है। विदेशी शक्तियों की भूमिका अलग से कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पहली नक्सल पर प्रश्न बन सकता है क्योंकि ट्रेंड चल रहा है। एक ट्रेंड चल रहा है। अग्निहोत्री नाम के एक व्यक्ति ने पुस्तक लिखी, सारी नक्सल, अर्बन नक्सल, और तब से अर्बन नक्सल ट्रेंड में आ गया। और जब ये 6 लोग पकड़े गए तो इनको अर्बन नक्सल से ही जोड़ करके ये नाम इनको दे दिया गया। तो सारी नक्सल एक इंपॉर्टेंट टर्म है, टॉपिक है जिस पर प्रश्न बनाया जा सकता है। बाकी यही रहेगी, बट इस पर फोकस करके प्रश्न पूछा जा सकता है। कारण पे प्रश्न हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला डायमेंशन है वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन हेतु किए गए, मैंने आपको दिखा दिया था, उन्मूलन हेतु किए गए प्रयास। वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन हेतु किए गए प्रयास। इसके उन्मूलन हेतु क्या क्या प्रयास किया गया उग्रवाद की घटना के लिए? तो सबसे पहला प्रयास तो यही होता है कि उग्रवाद एक क्राइम है। अगर कोई कानून को हाथ में लेकर किसी की हत्या करता है तो अपराध है, और पुलिस और कानून, न्यायालय इस अपराध को रोकने का प्रयास करता है। और ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। वामपंथी उग्रवाद की उन्मूलन या हर प्रकार के उग्रवाद के उन्मूलन में अहम भूमिका होती है भारत के गृह मंत्रालय की, राज्य स्तर पर गृह मंत्रालय हो या केंद्र स्तर पर गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बट स्पेशली वामपंथी उग्रवाद के लिए 2006 में हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक अलग से नक्सल प्रबंधन विभाग बनाना पड़ा। जैसे कश्मीर, तो हमारा गृह मंत्रालय है बच्चा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कई विभाग और प्रभाग है, राइट, अलग अलग डिपार्टमेंट और सेक्शन बने हुए हैं, बटे हुए।
जम्मू कश्मीर विभाग कलेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विभाग देखता है। उसके बारे में सारा अलग अलग काम बांट दिया गया। श्रम विभाजन की व्यवस्था से क्या होता है, काम की गुणवत्ता सुधरती है, विशेषीकरण बढ़ जाता है। तो अगर कुछ लोगों का समूह जो है वो केवल जम्मू कश्मीर पर निगाह लगाए हुए है और जम्मू कश्मीर की समस्याओं को देख रहा है तो बेहतर देखेगा। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट डिपार्टमेंटल है, उत्तर पूर्व की समस्याओं को देखता है, उसी तरह से लगा कि नहीं, नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको भी देखना जरूरी है। तो उसका एक नक्सल प्रबंधन विभाग शुरू किया गया 2006 में और आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत यही विभाग जो है वो भारत में वामपंथी उग्रवाद की समस्या के समाधान में लगा हुआ है, काम करता है। देते हैं भारत सरकार काम कर रही है, उससे छोटा और करोगे तो कहोगे गृह मंत्रालय काम कर रहा है, उससे छोटा और कहोगे तो कहोगे कि नक्सल प्रबंधन विभाग काम कर रहा है। ये प्रयास ही ये प्रयास इन प्रयासों में हम नीतिगत प्रयास, योजनागत प्रयास कुछ अलग अलग बांट करके प्रयासों की पड़ताल करते हैं। तो नीतिगत प्रयास में हमारी भारत सरकार ने नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2014 में एक रणनीति तैयार करती है। इसको हम 4 डायमेंशन स्ट्रेटेजी कहते हैं, 4 आयामी रणनीति। 4 आयामी रणनीति का पहला पार्ट है सुरक्षा। सुरक्षा तो चाहिए ना, पुलिस फोर्स और हर तरह के नक्सली हमले को नाकाम करना, नक्सली हमले को रोकना, नक्सलियों को गिरफ्तार करना, एक प्रोसेस है और एक स्थिति का एक पार्ट है। और सरकार को इस पर भी काम करते रहना चाहिए और लगातार नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन चलाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको मारा जाए, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। दूसरा है जो नक्सली बनते क्यों, उसके कारणों को खत्म किया जाए, दीर्घकालीन योजना, विकास। अगर विकास हो, डेवलपमेंट तीव्र हो तो नक्सली कोई नहीं बनेगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। तीसरा है स्थानीय समुदायों की हकदारी, विकास में हमेशा ध्यान देना, सामाजिक न्याय से युक्त विकास। अरे भाई, नक्सलवाद जो है वो आर्थिक विषमता की आलोचना पर केंद्रित विचारधारा है, आर्थिक शोषण की आलोचना पर केंद्रित विचारधारा है। आर्थिक विषमता और शोषण ही नहीं होगा तो नक्सलवाद क्यों आएगा। तो सुरक्षा और सामाजिक न्याय से युक्त विकास, भारत सरकार की वामपंथी उग्रवाद नक्सलवाद पर 2014 में 4 आयामी रणनीति पर सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों की हकदारी। तीसरा, जो वहां के लोकल लोग हैं उनका जो हक है, जो अधिकार है वो उन्हें मिलना चाहिए। तीसरी स्ट्रेटेजी और चौथी स्ट्रेटेजी है जन अवधारणा प्रबंधन, मास परसेप्शन मैनेजमेंट। आजकल हमारी सरकार इस पर काफी काम कर रही है। हमारी सरकार मास परसेप्शन बदलने में वहां पर काम कर रही है और इसके लिए मीडिया को लगाया गया। वहां पर भी विभिन्न तरीकों से, मीडिया ही नहीं, विभिन्न तरीकों से मास परसेप्शन मैनेजमेंट का काम चल रहा है। आम जनता की सोच को मैनेज कर दिया जाए ताकि आम जनता नक्सलियों पर विश्वास करने के बजाय सरकार पर भरोसा करे। और आम जनता जब सरकार पर भरोसा करने लगेगी, आम जनता जब लोकतंत्र पर भरोसा करने लगेगी, आम जनता का नक्सलियों पर भरोसा जब खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि नक्सलवाद कोई इंडिविजुअल क्राइम नहीं है बच्चा, कोई 10 करोड़ लूट लिया। नक्सलवाद तो एक सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया सामूहिक प्रयास है और जब समूह के लोग ही इसके साथ नहीं होंगे तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यही 4 रणनीति है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की और इसी 4 स्ट्रेटेजी पर फोकस करके हमारा गृह मंत्रालय नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। इसी रणनीति को 2017 में हमारे राजनाथ सिंह जी ने, उस समय गृहमंत्री थे, बाद में मिसा दिया, नक्सली समस्या से निपटने के लिए एक फॉर्मूला दिया, समाधान। सर हमारी सरकार में इस तरह के फॉर्मूले आते रहते हैं। समाधान का अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, जरूरी है भाई। ए फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, पुलिस की कार्रवाई धीमी गति से नहीं होनी चाहिए, एकदम रगड़ डालो। एम फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, किसकी, हमारी पुलिस सिस्टम की। ई फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, हमारी सूचना एजेंसी एक्शनेबल हो। डी फॉर डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड की रिजल्ट एरियाज, टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए और टेक्नोलॉजी को बेस बना करके, डैशबोर्ड को बेस बना करके रिजल्ट वगैरह का मूल्यांकन हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एच फॉर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को भी मैक्सिमम यूज किया जाए। ए फॉर एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट्स, हर थ्रेट का एक एक्शन प्लान हो। और इन फॉर नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, उनकी हर तरह की फाइनेंसिंग को ब्लॉक किया जाए, वित्तपोषण को ब्लॉक किया। राजनाथ सिंह ने समाधान के रूप में एक नया फॉर्मूला लेकर के आया, उसमें हर पहलुओं को फोकस किया गया और सरकार इसी पहलू को फोकस करके भारत में वामपंथी उग्रवाद से निपटने का प्रयास कर रही है, वामपंथी उग्रवाद की समस्या के उन्मूलन का प्रयास कर रही है। ठीक है, अब आइए संवैधानिक और वैधानिक स्तर पर हम लोगों ने क्या किया। तो सबसे पहले अपराध है तो आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं, 1860 में आईपीसी की धाराएं लागू की गई, अब इसको बदल दिया गया क्योंकि जुलाई से लागू होगा, तो अभी इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे, अभी हम आईपीसी और सीआरपीसी की चर्चा कर रहे हैं। 1860 में आईपीसी जो हमारे कृत्य को अपराध घोषित करती है, उसके लिए दंड का प्रावधान करती है। अगर इस तरह का कोई व्यक्ति वामपंथी विचारधारा पर आधारित होकर के कोई हिंसक कार्रवाई करता है तो उसको अपराध माना जाता है, उसको दंड दिया जाता है। इसके अलावा उपा 1967 में बनाया गया, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसके तहत भी नक्सली संगठनों को प्रतिबंधित किया गया। 2004 में सीपीआई जब बना तो 2009 में उनको उपा के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया। इस तरीके से भी हमारी सरकार संवैधानिक वैधानिक रूप से इस समस्या के समाधान में लगी हुई है। इसके अलावा 2006 में वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया बच्चा, और वन अधिकार अधिनियम पढ़ चुके हम लोग। वन अधिकार अधिनियम के द्वारा जनजातियों को वन भूमि पर अधिकार दिया गया ताकि जनजातियों का विकास तीव्र हो, जनजातियों में वंचन का भाव नहीं हो, जनजातियों में ये नहीं हो कि उन्हीं की वन भूमि को दूसरा काट के ले जा रहा है, उनसे वंचित कर दिया गया है। जनजातियों में असंतोष को रोका जा सके, वन भूमि पर अधिकार दिया गया इस कानून के द्वारा। 2000 में झारखंड और छत्तीसगढ़ नाम से 2 अलग अलग जनजातियों के लिए राज्यों का गठन किया गया। 5वीं अनुसूची का क्षेत्र था, इस क्षेत्र में विकास की गति धीमी थी, झारखंड और बिहार एक था। सबसे ज्यादा उत्खनन झारखंड में होता था, इंडस्ट्री झारखंड में लगता था और उसका सारा लाभ बिहार के बाकी क्षेत्रों के विकास में यूज किया जाता था। बेचारे वहां के मूल निवासी झारखंड से उत्पन्न होने वाले लाभों से वंचित है, जैसा कि बलूचिस्तान में मैंने आपको बताया था। सबसे ज्यादा माइनिंग इलाका बलूचिस्तान का है, पैसा बलूचिस्तान से आता है, लेकिन उस पैसे का प्रयोग पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए किया जाता है। कहानी यहां भी थी। झारखंड को 2000 में राज्य का दर्जा दिया गया ताकि झारखंड के विकास का जिम्मेवारी झारखंड के लोगों को दी गई और झारखंड से आने वाला रेवेन्यू झारखंड के विकास में खर्च किया जाएगा। और 2000 से लेकर 2024 में हम खड़े हैं, झारखंड का तेजी से विकास हुआ है। उसी तरह मध्य प्रदेश से काट करके छत्तीसगढ़ को एक राज्य बनाया गया, ये भी कहीं ना कहीं संवैधानिक वैधानिक स्तर पर किया गया। 2013 में सब कानून पढ़ा चुका, बस याद दिला रहा हूं, समझा रहा हूं। 2013 में लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बिल 2013 एक्ट बन गया बाद में।
इसको एक्ट करूं। एक्ट 2013 बनाया गया और इस अधिनियम के द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून 1993 जो था बच्चा, उसको न्यायोचित बनाया गया और खास करके जनजातियों के लिए इसमें विशेष प्रावधान डाले गए जिसको मैं पढ़ा चुका हूं, ताकि जनजातियों की वन भूमि को जब ग्रहण किया जाए, अधिग्रहण किया जाए, तो उनको सही मुआवजा मिले, उनके साथ अन्याय न हो। जब न्याय होगा तो संतोष होगा, संतोष होगा तो उग्रवादी बनेंगे, अपराधी बनेंगे। कुछ संवैधानिक वैधानिक प्रयास हमने बता दिया। योजनागत प्रयास, नक्सलवाद की समस्या के समाधान में कुछ योजनागत प्रयास भी किया गया। योजनागत प्रयास में विकास बड़ा क्लियर है कि नक्सलवाद के उद्भव में एक बहुत बड़ा कारण रहा है विकास में असंतुलन। एक तबका का विकास तेजी से हुआ, दूसरा तबका पिछड़ गया। जो पिछड़ गया उसमें पिछड़ेपन को लेकर असंतोष उभरकर सामने आया और जब असंतोष उभरकर सामने आया तो नक्सली संगठनों ने उस असंतोष को अपने फेवर में यूज किया, उनके हाथों में बंदूक पकड़ा दी और उनको व्यवस्था बदलाव के लिए आगे ला दिया। तो कहीं ना कहीं विकास में असंतुलन एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए जो सरकार ने प्रयास किया, योजनागत प्रयास किया, उसमें एक तो जनरल विकास की कई योजनाएं चलाई गई, सामाजिक न्याय से युक्त विभिन्न विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। एक केवल नक्सली इलाके में नहीं किया गया बच्चा, पूरे भारत में किया गया सामाजिक न्याय से युक्त विभिन्न विकास योजनाओं का क्रियान्वयन। तो साथ साथ नक्सली क्षेत्र जो रेड कॉरिडोर है छत्तीसगढ़ के लिए, झारखंड के लिए, इनके लिए कुछ अलग से विकास पैकेज दिया गया, इनके लिए कुछ अलग से विशेष विकास योजनाओं का निर्माण किया गया, क्रियान्वयन किया गया, विशेष विकास योजनाओं का। छत्तीसगढ़ के लिए, उड़ीसा के लिए, झारखंड के लिए, बिहार के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, ये सब पूरा का पूरा नक्सल बेल्ट है। ये भी नक्सल बेल्ट है, गढ़चिरौली वाला जो इलाका महाराष्ट्र का, यहाँ पर भी नक्सलवाद तेजी से उभरकर सामने आया है हाल के दिनों में। एक सामाजिक न्याय से युक्त विकास योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन, सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, विकास का लाभ सबको प्रदान कराया जा सके। दूसरा, जो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है वहां के लिए कुछ विशेष विकास योजनाओं का क्रियान्वयन। इन विशेष विकास परियोजनाओं में हम कई योजनाओं की चर्चा कर सकते हैं, जो केवल और केवल जनरल योजना तो नहीं पता हमको करना है, विकास योजनाएं तो बहुत सारी है, विशेष नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 2007 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान फंड योजना शुरू किया गया। खास करके इस योजना का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था उग्रवाद बहुल जो इलाका है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, छत्तीसगढ़ का इलाका हो, झारखंड का इलाका हो, जो पिछड़ा क्षेत्र है उनके लिए एक अनुदान फंड हो जिससे उनका विकास तेजी से किया जा सके। दूसरा, 2011 में प्रधानमंत्री ग्राम विकास फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया, प्रधानमंत्री ग्राम विकास फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया। ये भी एक योजना का प्रयास था। इस योजना में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से कुछ पढ़े हुए स्कॉलर्स को जो इस क्षेत्र में स्पेशल पढ़ाई कर चुके हैं उनको हर जिले में नियुक्त किया जाएगा। वो डीएम को आइडियाज देंगे, अपने ज्ञान अपने रिसर्च का सपोर्ट करेंगे और मिलकर के नक्सली समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 2012 में सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, एक नया योजना शुरू किया गया, जैसे पुलिस के लिए जीप खरीदना, पुलिस के लिए हथियार खरीदना, सुरक्षा के लिए जो व्यय या फिर नक्सल प्रभावित इलाकों में जो विशेष पुलिस की बटालियन की तैनाती हो जाती है, हम सीआरपीएफ की बटालियन की तैनाती करते हैं, कोबरा की तैनाती करते हैं, इंडिया रिजर्व बटालियन की तैनाती, तो जो विशेष खर्च हो उसके लिए सुरक्षा संबंधी व्यय योजना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए, रेड कॉरिडोर के लिए शुरू की गई, ताकि यहां पर पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। ठीक है, इसके बाद यहां पर सुरक्षा संबंधी व्यय योजना है, ये थोड़ा सा गलत फोटो आ गया है बच्चा, इसको सुधार देना। ठीक है, आपके पास होगा प्रिंट तो अभी सुधार देना। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, संबंधी व्यय योजना, राइट। इसके बाद 2013 में हमारी जो यूपीए की सरकार थी उन्होंने एक रोशनी परियोजना शुरू की। रोशनी परियोजना नक्सल बहुल या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कौशल विकास के द्वारा रोजगार प्रदान करने की योजना थी। इस योजना का लक्ष्य था कि युवाओं को स्किल्ड किया जाए और स्किल्ड करके 50,000 युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया 2013। इसको नाम दिया गया रोशनी परियोजना। रोशनी परियोजना का एक और रूप है बच्चा, नई रोशनी परियोजना, कंफ्यूज मत होना। नई रोशनी परियोजना मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक महिलाओं के विकास के लिए योजना थी नई रोशनी परियोजना। बैंकिंग वगैरह के काम के लिए उनको एक्सपर्ट ट्रेनिंग देना, मैं पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं। ये अलग है रोशनी परियोजना, ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा लोगों को रोजगार देना है। नक्सली इलाके में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, नक्सल प्रभावित जिलों में कौशल विकास के द्वारा युवाओं को 50,000 युवाओं को रोजगार प्रदान करने की योजना 2013 में शुरू की गई। ये सब विशेष योजनाएं हैं, ये सब केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए योजनाएं, ये बात स्तर पर लागू नहीं बच्चा। 2015 में नक्सल प्रभावित जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना की गई। नक्सल प्रभावित इलाका है वहां ऐसा कॉलेज जहां पर लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, जनजातियों के बच्चे हैं, उसी में रहेंगे, उसी में मेस रहेगा, हॉस्टल रहेगा, खाएंगे। लाइवलीहुड कॉलेज दंते वाला का फोटो मैंने दे दिया, उसी में रहेंगे, उसी में खाएंगे, उसी में उनकी पढ़ाई भी होगी और उसी में उनका स्किल डेवलपमेंट भी होगा बच्चा। इन सबके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लोगों को विकसित किया जाए, बेरोजगारी को उन्मूलन किया जाए, खत्म किया जाए। विकास सभी समस्याओं का समाधान। अगर लोगों का विकास हो गया, लोगों का जीवन स्तर सुधर गया तो कोई हथियार नहीं उठाएगा, सबको लगता है कि अच्छा शांतिपूर्ण जीवन जिया जाना चाहिए। 2016 में विशेष अवसंरचना योजना शुरू किया गया, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। ये केंद्र का 75% और इसमें राज्य सरकार 25% की भागीदारी देगी। और इस विशेष अवसंरचना योजना में नक्सली इलाके में सड़क बनाना, पुलिया बनाना, पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत कर देना, नक्सलियों के इलाके में आसानी से पुलिस पहुंच जाए, क्योंकि अक्सर नक्सली जो है वो सड़क बनता है तोड़ देते हैं, वहां सड़क नहीं बनाने देते हैं, स्कूल को बम से उड़ा देते हैं। इसके पीछे दो उद्देश्य है, एक उद्देश्य है कि सड़क नहीं रहेगा तो आसानी से सुरक्षा बल उनके जंगलों में प्रवेश नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, वहां अगर विकास हो गया तो आम जनता फिर नक्सलियों पर भरोसा क्यों करेगी? ये तो विकास मिल जाएगी, ये शांति चाहने लगेगी, ये बंदूक क्यों उठाएगी जब उनका विकास होगा? वो तो बंदूक इसलिए उठा रही है क्योंकि विकास में बेरोजगार है, पिछड़ी हुई है, और ये नक्सली कहते हैं कि तुम्हारे लूटने वाले ये लोग हैं, सिस्टम है खराब, इसको बदल दो। वो गुस्से में हिंसा में आ जाते हैं। लेकिन यदि उनका विकास हो जाएगा तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए नक्सली नहीं चाहते हैं कि उनका विकास हो, इसलिए वो विशेष अवसंरचना विकास को रोकते हैं, फिर भी सरकार लगातार चला रही है ताकि विकास की गति को तेज किया जा सके। 2016 में नरेंद्र मोदी ने रायपुर में बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए, बस्तर रायपुर का एक इलाका है बच्चा, अगर आप छत्तीसगढ़ में जाओगे तो छत्तीसगढ़ के लास्ट में नीचे देखोगे दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा,
नारायणपुर, ये सारे के सारे जिले हैं और वहीं पर एक बस्तर है और बस्तर जनजातीय इलाका है और बस्तर में नक्सलवाद वामपंथी उग्रवाद चरम पे, पूरा जंगल का इलाका। बाकी वही दक्षिण वाला इलाका आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है और आंध्र प्रदेश का वो इलाका नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है। छत्तीसगढ़ के पहले वहां नक्सलवाद आ गया। मई 2016 में नरेंद्र मोदी द्वारा रायपुर में बस्तर क्षेत्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए की कल्याणकारी योजना की शुरुआत। अगर बस्तर के लिए 24,000 करोड़ रुपए का योजना विकास योजना शुरू हुआ और उनका विकास होगा तो ऑटोमेटिक नक्सलवाद नक्सली गतिविधियों को छोड़ देंगे। सितंबर 2021 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में 17,600 किलोमीटर सड़कों को मंजूरी, जिसमें लगभग 10,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा। क्योंकि सड़क वहां नहीं है बच्चा। जब भी नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, हमारे सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पैदल चल चल के जाना पड़ता है। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है या जो जंगलों से बाहर का एरिया होता है, कस्बा होता है, वहां पर सीआरपीएफ के या सुरक्षा बलों का कैंप होता है। वहां से फिर 3-4 दिन का टारगेट करते हैं, खाने पीने का सामान लेते हैं और जंगलों में नक्सलियों को पकड़ने के लिए अभियान में निकल पड़ते हैं। 3-4 दिन बड़ी मुश्किल से जंगलों में बिताते हैं और बिता करके फिर वापस आ जाते हैं। उसी जाने और वापस आने के क्रम में 2010 का नक्सली हमला हुआ था, इसमें 73 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। बीच में गिर करके लोगों ने फायरिंग करनी शुरू की, बम से उड़ा दिया। तो सरकार अभी पूरी तरह से प्रयासरत है कि पूरे एरिया को सड़कों से बांट दिया जाए, दनादन गाड़ी चले चारों तरफ। पेट्रोलिंग फोर्स की सड़क रहेगा तो पेट्रोलिंग आसान होगा। पैदल जाने में 12 घंटे जहां लगेंगे वहां पर अगर सड़क को बचा तो 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। सड़कों का जाल बिछा देना, विकास सड़क देख रहे हो, ऑप्शनल विकास। दूरसंचार सुविधा वहां का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज सूचना एजेंसी। हमारा जो सुरक्षा बल होता है जंगलों में, वहां के गांव के लोकल लोगों को कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैसा देकर रखा है कोई सूचना दे देना, इस गांव में नक्सली आए हैं। लेकिन लोगों का विकास नक्सलियों पर ज्यादा। पुलिस प्रशासन और जनता के बीच गैप बहुत ज्यादा है, इससे जनता का भरोसा पुलिस पर नहीं, इससे जनता पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देती। और नक्सली क्या करते हैं कि कहीं पर भी कोई ऐसा सिस्टम टेक्नोलॉजी का नहीं लगने देते। अगर कोई टावर लगाया जाएगा वो तोड़ देते हैं। सरकार लगातार टावर लगा करके दूरसंचार सुविधाओं को विकसित करने के लिए लगी हुई है। हर जगह टेलीफोन के टावर लगाए जा रहे हैं, इंटरनेट सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। खास करके टावर उस जगह लगाया जाता है जहां पुलिस का कैंप हो, ताकि पुलिस कैंप होगा तो वहां टावर कोई तोड़ने नहीं आएगा। पर फिर भी जंगल में हर जगह टावर, हर जगह पुलिस कैंप तो है नहीं। पर फिर भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है वहां पर दूरसंचार सुविधाओं में सुधार के लिए 2343 प्लस 4072 नए मोबाइल टावर और 18 महीने में 2552 अतिरिक्त टावर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लगातार काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। वहां के गरीब लोगों का वित्तीय समावेशन भी जरूरी है और इसके लिए भी सरकार काम कर रही है, क्योंकि 99 का पे बहुत बड़ा पे होता है बच्चा। जब आपके पास 2 पैसा आने लगेगा, जब आपका बैंक में अकाउंट खुल जाएगा, जब आपका बैंक में पैसा जमा होने लगेगा, आप अपने पासबुक को देखने लगेंगे 3,500 हो गया, 3,800 हो गया, 4,000 हो गया, 4,500 हो गया, 7,500, 10,500, 12,500, 14,500, 93,94,000 हो गया, 1 लाख पहुंचा दे। 1 लाख मेरा पूरा हो गया, मेरा जमा पूंजी 1 लाख हो गया। सोचो खुशी, गरीब मजदूर के बैंक में अगर 1 लाख 1.5 लाख आ जाए तो फिर 1.5 को 2 करने में लग जाता है, 2 को 2.5 करने में लग जाता है। और उससे कोई अगर नेता कहे कि उठा लो कट्टा मार डालो हिंदू स्वामियों को, दौड़ा के उन्हीं को मारेगा, दिमाग खराब हो गया। मेरा 1.5 लाख हो गया है, मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा तो एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा, एक कार खरीदूंगा, ऐसे। तो सरकार वित्तीय समावेशन के लिए भी लगातार प्रयासरत है। वित्तीय समावेशन हेतु 4,903 डाकघर, 4,903 डाकघर, 1,253 बैंक शाखाएं, 1,264 एटीएम और 16,806 बैंकिंग प्रतिनिधि केंद्र खोले गए हैं। गांव में बैंकिंग प्रतिनिधि केंद्र बहुत खोले जा रहे हैं। हमारे गांव में अगर मैं किसी को पैसा डालता हूं, अगर मजदूरी का काम कुछ भी किसी को देना है 2,000-3,000 रुपया, तो 2,000 अकाउंट में डालूंगा, उनको उसी समय अकाउंट से पैसा मिल जाता, आधार कार्ड दिखा के पैसा मिल जाता। इसके लिए उनको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और हमारे गांव में एटीएम भी नहीं। सोचो आपको आश्चर्य होगा कि पैसा कैसे मिलता है। तो गांव में कई ऐसे लोग हैं जो बैंक के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हो, उसके पास वो जाएगा, अपना आधार कार्ड दिखाएगा, उसकी कॉपी वो रखेंगे और उनको उतना पैसा होता 2,000, 5,000, 100-500 दे देते, लेके अपना काम करते। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में कुल 234 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत किया गया और इनमें से 119 कार्यरत हैं। विकास की जब हम बात करते हैं तो शिक्षण संस्थान एक बहुत प्रमुख पहलू है। वहां के युवाओं में, वहां के लड़कों में शिक्षा के प्रति, नौकरी करने के प्रति ललक हो, हर जगह शिक्षण संस्थान उपलब्ध हो ताकि वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ सके। इसके लिए भी सरकार ने शिक्षा विकास के दिशा में भी प्रयास किया है और ये सब विद्यालयों की स्थापना लगातार कर रही है। ये सब स्पेशल है, जनरल तो ही राय 9 विद्यालय तमाम तरह की चीजें। सरकार ने एक सुरक्षित पुलिस स्टेशन निर्माण की योजना शुरू किया, इसमें 2.5 करोड़ की लागत वाली पुलिस स्टेशन बनाई जा रही है। ये बहुत मजबूत पुलिस स्टेशन, खासकर जंगलों में पुलिस स्टेशन मजबूत नहीं होगा नक्सली इलाकों में तो आके सब पुलिस के साथ मालूम चले जाएंगे। इसलिए सरकार ने एक सुरक्षित पुलिस स्टेशनों की निर्माण योजना को शुरू की है। इसमें 2 से 2.5 करोड़ पुलिस स्टेशन और स्टेशन की दर से 350 पुलिस स्टेशन का निर्माण प्रारंभ किया गया। पूरे नक्सल बहुल इलाके में हर जगह मजबूत पुलिस स्टेशन बनाया जाए, जहां थाना भी रहेगा और सीआरपीएफ के कैंप भी वहीं डाल दिया जाए, अलग से न डाला जाए। केवल थाना को छोड़ दिया जाएगा तो नक्सली आएंगे और लूट के लेके चले जाएंगे। कुछ हमारे बच्चे वहां पर, एक मेरा बच्चा है वो वहां एडिशनल एसपी था और बेचैन था कि सर मैं नौकरी छोड़ूंगा, सुकमा में उसकी पोस्टिंग। मैंने उसको समझाया यार नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, इतना दुखी था वो। बोला कि जहां पोस्टिंग है वहां पर हम लोग रात रात भर भगवान का नाम लेके बिता देते हैं, कहीं नक्सलियों का आक्रमण न हो जाए, सब हथियार लूट के लेके चले जाएंगे और नक्सली आक्रमण करते हैं तो मारते भी हैं। उनका सबसे बड़ा दुश्मन पुलिस है, खास करके सीआरपीएफ, बारी फोर्स। और आपने देखा होगा नक्सली हमले को मैंने दिखाया मैक्सिमम इतने जवान मरे, इतने जवान मरे, इतने जवान मरे। अब नक्सल प्रभावित जिलों को एक और कैटेगरी बनाई गई बच्चा, सर्वाधिक प्रभावित जिला। और सर्वाधिक प्रभावित जिलों में 35 जिलों के लिए एक विशेष केंद्रीय सहायता योजना शुरू की गई है। खास करके 35 जिलों में केंद्र की तरफ से एक अलग फंड आएगा, इसका प्रयोग विकास के लिए किया जाएगा। 2017-18 में 175 करोड़ का फंड किया गया इन जिलों के लिए। अब ये विशेष प्रभावित जिलों की संख्या भी घट गई है। 2021 का डेटा मैं अपडेट नहीं किया हूं, 22 का डेटा एक बार देख लेंगे, एनुअल रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। ये भी एक योजना है। इसके अलावा वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन स्कीम के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना। वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन स्कीम के लिए केंद्रीय जितनी भी एजेंसी है उनको सरकार सहायता देती है ताकि वामपंथी उग्रवाद को रोका जा सके। 2020-21 में 69.35 करोड़ का आवंटन किया गया। आप देख रहे हो कि विभिन्न तरीकों से विकास के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास जारी है। तो पहले स्तर पर हमने पहला पॉइंट किए गए प्रयास में क्या दिखाया, संविधान के स्तर पर प्रयास, कानून के स्तर पर प्रयास, अलग अलग कानून बना करके किसी को नक्सलवादी बनने से रोकना। दूसरा हमने दिखाया विकास, हमारी 4 आयामी रणनीति है ना, सुरक्षा, विकास, फिर है हकदारी और फिर है परसेप्शन।
तो हकदारी और विकास को मैंने क्लब कर दिया और दिखाया कि विभिन्न तरीकों से कैसे वहां पर नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए नक्सल प्रभावित इलाके के विकास पर बल दिया गया। एक जनरल विकास परियोजनाओं के साथ साथ इन क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया, शुरू किया गया और इस प्रक्रिया में आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास और संरचनात्मक विकास और साथ साथ पुलिस वगैरह के स्टेशन वगैरह हर क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया जारी है, विकास हो रहा। हमारी सरकार ने महसूस किया बच्चा कि वामपंथी उग्रवाद में नौजवान शामिल होते हैं, बेरोजगार युवा शामिल होते हैं, ये अपराधी नहीं है। अपराधी होते तो डकैती करके बैंक लूट करके अपना उल्लू सीधा करते। इनको ब्रेनवॉश किया गया, नक्सली नेताओं द्वारा इनको ब्रेनवॉश किया गया कि हमारी गरीबी का कारण ये सिस्टम है। ये सिस्टम ऐसा है जहां पर हमारा आर्थिक शोषण हुआ बच्चा और इस सिस्टम को बदलना है। इस हथियार उठाओ, अपने लिए नहीं लड़ो, देश के लिए लड़ो, अपने भाइयों के लिए लड़ो, न्याय के लिए लड़ो। इस टाइप का लंबा चौड़ा भाषण कैसे आतंकी संगठन हम लोगों ने पढ़ा, कैसे आतंकी संगठन ब्रेनवॉश करते हैं, धर्म, अल्लाह, भगवान और हथियार उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं, कन्विंस कर देते हैं। नॉर्थ ईस्ट वगैरह में अपने देश के लिए अलग देश की मांग 1991 में जब अंग्रेज याकूब फीजो ने, क्लास में आपको पढ़ाया था मैं, अंग्रेज याकूब फीजो ने जनमत संग्रह कराया और 99% लोगों ने कहा कि हम इंडिया में नहीं रहना चाहते। तब उन्होंने ग्रेटर नागालैंड की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया। भारत से अलग हमारे लिए, हमारा देश है, इनके साथ रहकर हमारा विकास संभव नहीं होगा, हम बिल्कुल अलग तरह के। तो कोई भी नेता कन्विंस करता यहाँ पर वामपंथी उग्रवाद में आम जनता को, युवाओं को आर्थिक विषमता और शोषण के नाम पर कन्विंस किया गया। तो कहा गया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सिस्टम, इसको ठीक करना है तो सिस्टम को बदलना होगा और सिस्टम बंदूक से बदलेगा। उठा लो बंदूक। नक्सली संगठन युवाओं को कन्विंस करते हैं और उनको नक्सली बना देते हैं। अब समाज के लोग, यूथ, इन पर भरोसा करते हैं, इनकी बातों पर भरोसा करते हैं, नक्सली बन जाते हैं और प्रशासन और पुलिस से दूरी जो बनी हुई है इन पर भरोसा करने का और बढ़ाने का एक और कारण बन जाता है। रिसर्च में सामने आया कि जब तक आम जनता के मन में नक्सलवाद के विरुद्ध जनमत का निर्माण नहीं हुआ, जब तक आम जनता नहीं सोचेगी कि नक्सलवाद खराब है, नक्सलवाद बेकार है, ये नक्सली संगठन हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, सरकार सही है, सरकार सही कर रही है, भारतीय अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, ये सब सही है, ये हमारा भला सोचते हैं। जिस दिन नक्सलवाद के विरुद्ध जनमत का निर्माण हो जाए आम जनता में, उसी दिन आम जनता की नक्सलवाद विरोधी अभियान में जन सहभागिता बढ़ जाएगी। नक्सलवाद के उन्मूलन में जब पीपुल्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जन सहभागिता बढ़ेगी, तो नक्सलवाद ऐसे खत्म हो जाएगा। आम जनता इन्फॉर्मर का काम करने लगेगी। किसी गांव में अगर 2-4 नक्सली आए तो आम जनता में से लोग फोन कर देंगे पुलिस को कि यहाँ पर जाकर बैठे हुए हैं, बस आम जनता में भरोसा कायम करके। अंग्रेजी शासन के बाद भारत की हमारी पुलिस व्यवस्था और प्रशासन और आम जनता के बीच गैप पड़ा। हम लोगों ने कारण में लिखा आम जनता और पुलिस के बीच दूरी बढ़ी है, ये दूरी नक्सलवाद का एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए हमारी सरकार ने आम जनता और सरकार के बीच के इस गैप को कम करने के लिए ढेर सारे स्तरों पर प्रयास किया है और कर रही है। उनको लग रहा है कि आम जनता जब नक्सली संगठनों से कट जाएगी, आम जनता का जब नक्सली संगठनों से भरोसा खत्म हो जाएगा, आम जनता का जब सरकार पर भरोसा बढ़ जाएगा, नक्सलवाद को खत्म करना आसान हो जाएगा। इसलिए जो तीसरे स्तर पर प्रयास है, 3 नंबर में विश्वास बहाली एवं जन सहभागिता में वृद्धि हेतु प्रयास, हमने अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करके प्रयासों को लिखा है, हॉट नहीं किया है, अलग अलग कैटेगराइज इसलिए किया है क्योंकि एक पर फोकस करके अलग प्रश्न पूछता है। विश्वास बहाली और जन सहभागिता पर प्रश्न बनेगा। कश्मीर में प्रश्न पूछा जा चुका है, याद करो कि कैसे कश्मीर की समस्या का समाधान करने के लिए वहां के लोगों का सरकार पर भरोसा बनाना होगा और इसके लिए सरकार क्या करे। जब तक सरकार पर भरोसा नहीं बढ़ेगा, विश्वास नहीं बढ़ेगा वहां की कश्मीर की जनता का, तब तक आतंकवाद को खत्म करना कठिन है और इसके लिए सरकार क्या करे। याद करो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने दिखाया, तो हर जगह, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो नक्सली क्षेत्र हो, हर जगह केवल सरकार इसको समस्या मानती हो और समस्या को दूर करने का लिए प्रयास करती हो तो समस्या दूर नहीं होगा। लेकिन अगर वहां की जनता इसको समस्या मानने लगे, वहां की जनता इसको गलत मानने लगे, तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो विश्वास बहाली और जन सहभागिता में वृद्धि हेतु प्रयास, इस दिशा में अगर हम प्रयास की बात करते हैं तो नक्सलियों से बातचीत वाला प्रयास है। यानी हमारी सरकार एक अपराधी को और एक नक्सली को अलग देती है। हमारी सरकार का मानना है कि नक्सली अपराधी नहीं है, ठीक है, हमारी कानून की परिभाषा में हमारे अपराधी है, आईपीसी की परिभाषा में अपराधी है, लेकिन टेक्निकली नक्सली तो हमारे इनोसेंट जनता है, गरीब बेरोजगार है बेचारे, उनको गुमराह कर दिया गया। इसलिए सीधे उनके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई और उनको गोली मार देना इससे बेहतर तरीका है कि उनसे बातचीत किया जाए, उनको समझाया जाए, उनको आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया जाए। इसलिए हमारी सरकार की नीतियों में, क्रियाकलापों में, नक्सलवाद के खात्मा के लिए किए गए प्रयासों में नक्सलियों से बातचीत एक प्रमुख कदम है, प्रमुख प्रयास है और सरकार लगातार नक्सलियों से बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद आत्मसमर्पण सह पुनर्वास की नीति लेकर सरकार आई है। सरकार ने एक योजना इस दिशा में शुरू की, आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति। ये नक्सली भाई जो कर रहे हो गलत, बट नक्सली भाई हम जानते हैं कि आप जो कर रहे हो आप गुमराह होकर कर रहे हैं, आपको गुमराह किया गया। इसलिए हम आपको अपराधी नहीं मानते हैं, हम आपको गोली नहीं मारेंगे यदि आप हथियार रखो। चलो आत्मसमर्पण कर दो, गलत रास्ते को छोड़ो, अच्छे रास्ते को अपना करके अपने परिवार बच्चों के साथ एक अच्छा जीवन बिताओ, संभावनाओं की कमी नहीं है। अगर आप समर्पण करते हो तो आपको सरकार 2.5 लाख रुपया देगी, साल भी देगी, बट ये देखिए आपके अकाउंट में जमा होगा, उसी समय नहीं मिलेगा। जब जेल से आप निकलोगे बाद तो आपको मिलेगा, तो 2.5 लाख हो सकता है 3 लाख हो गया हो, 3.5 लाख हो गया हो। इसके अलावा प्रति माह 3,000 4,000 रुपया आपको वजीफा मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा, तब तक जेल में रहोगे। तो 4,000 रुपया वजीफा मिल गया 3 वर्ष तक। अगर जेल में गए तो जेल में वजीफा नहीं मिलेगा, ध्यान देना, जेल में गए तो सारा खर्चा तो जेल उठा ही रहा है। जेल से बाहर निकलोगे तो 4 महीने 4,000 प्रति माह वजीफा मिलेगा 3 वर्ष तक और फिर आपको स्किल डेवलपमेंट भी आपका किया जाएगा। जेल के अंदर रह रहे हो वहां पर आपको कौशल विकास के द्वारा कोई ना कोई विधान में प्रशिक्षित किया जाएगा और फिर प्रशिक्षित करके जब आपको 2 लाख 3 लाख रुपया मिलेगा तो आप एक रोजगार पा सकते हो और रोजगार पा करके अच्छा जीवन जियो, आपकी सजा भी कम होगी आत्मसमर्पण करते हो तो। सरकार ने एक लुभावन, एक बेहतरीन तरीके का सरकार योजना लेकर के आई, इसको हम कहते हैं आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति के तहत 1.5 से 2.5 लाख प्रति नक्सली तत्काल अनुदान 3 वर्ष बाद प्राप्त, 4,000 प्रति माह वजीफा 3 वर्ष तक और कौशल प्रशिक्षण और रोजगार। आम जनता के साथ नक्सलियों के साथ विश्वास बहाली की दिशा में एक प्रयास, जन सहभागिता को छोड़े और जनता के साथ मुख्य धारा में आने के लिए प्रयास।
अब जो नक्सली हिंसा से पीड़ित है, जनता पर भी भरोसा कायम करना होगा। नक्सली हिंसा से पीड़ितों को 3 लाख वित्तीय सहायता, अगर नक्सलियों ने किसी को मार डाला है उनको 3 लाख वित्तीय सहायता। इसके अलावा सामुदायिक पुलिसिंग और नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम, सिविक एक्शन प्रोग्राम, इसको सीएपी, सामुदायिक पुलिसिंग, लगभग एक जैसा है बच्चा। और इस तरह के प्रोग्राम का उद्देश्य है सुरक्षा बल के मानवीय चेहरे को दिखाना। ये सुरक्षा बल तुम्हारे दुश्मन नहीं है। AK-47 लेकर चलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दुश्मन है बच्चा, ये तुम्हारे रक्षा में है। ये कार्यक्रम इसलिए शुरू किया गया क्योंकि भारत के सुरक्षा बल पुलिस प्रशासन पर एक शासक वाला अप्रोच था, लोक सेवा वाला अप्रोच नहीं था। आम जनता और पुलिस प्रशासन के बीच का गैप पड़ा हुआ था। पुलिस और प्रशासन से आम जनता डरती थी, पुलिस प्रशासन पर आम जनता का भरोसा नहीं था। भरोसा बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया, सामुदायिक पुलिस कार्यक्रम और नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम। इसमें पुलिस आम जनता का संरक्षक बन के रहेगा। किसी भी व्यक्ति को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, फॉर्म लेके चलेगा, पुलिस भाई मेरा फॉर्म भरवा दो, मेरा वृद्धा पेंशन दिलवा दो, पुलिस उनके लिए काम करेगी। संबंधित डिपार्टमेंट में जाएगी, उनका फॉर्म भरवाएगी, वृद्धा पेंशन मिलने में उनकी सहायता करेगी यदि जमीन है तो। मेरा फॉर्म निकला हुआ है, भरवा दो, मेरी ये समस्या कर दो, मेरा बिजली का बिल कट गया है। मतलब पुलिस बल खाली बैठे हुए। अगर पुलिस बल आम जनता के लिए एक सहयोगी दोस्त मित्र, इसको पुलिस मित्र भी कहा जाता है, पुलिस मित्र। सामुदायिक पुलिसिंग, अगर इस रूप में पुलिस आने लगे तो पुलिस तो दोस्त बन जाएगा आम जनता। आम जनता के मन में जो पुलिस पर से विश्वास खत्म हो गया है, वो विश्वास फिर से कायम होगा। आम जनता के मन में जब पुलिस का मानवीय चेहरा आएगा कि ये भी मानव है, इनके भी तुम्हारी तरह बच्चे हैं, पत्नी है, ये बस कमाने के लिए नौकरी कर रहे हैं, इनका काम है सुरक्षा देना, दुश्मन नहीं है आपके। ऐसा तभी होगा जो आम जनता के साथ मिलकर वो काम करे, आम जनता के लिए काम करे, नजदीक आए। हमारी सरकार ने विश्वास बहाली की दिशा में हमारी सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है, इस पर स्पेसिफिक प्रश्न हो सकता है बच्चा। सामुदायिक और पुलिसिंग, सामुदायिक पुलिसिंग, नॉट सामुदायिक एवं पुलिसिंग, सामुदायिक पुलिसिंग एवं नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम, सिविक एक्शन प्लान। इसका मुख्य उद्देश्य है सुरक्षा बलों के मानवीय चेहरा को प्रदर्शित करना। विश्वास बहाली की दिशा में एक और प्रयास है बच्चा, मीडिया योजना, परसेप्शन मैनेजमेंट। हमारी सरकार ने, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने महसूस किया कि आम जनता का एक जो परसेप्शन बना दिया है नक्सली संगठनों के नेताओं ने, लंबा लंबा भाषण देकर, मार्क्स के दर्शन को बताकर आम जनता को कन्विंस कर दिया है, आम जनता को पुलिस के खिलाफ खड़ा कर दिया है, आम जनता को सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया है, आम जनता को प्रशासन के खिलाफ खड़ा कर दिया है, आम जनता को इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब उनको हथियार पकड़ा के कहना व्यवस्था को बदलो, हिंसा के द्वारा व्यवस्था को बदलो। जैसा नक्सली संगठनों ने किया है उसका जवाब उसी तरीके से हो। सरकार की इस नीति का पाठ है कि सरकार भी कोशिश करे और आम जनता के मन में नक्सलियों के खिलाफ परसेप्शन बदलने का प्रयास करे। नक्सलियों को बताए कि नक्सली, आम जनता को बताए कि नक्सली संगठन तुम्हें बेवकूफ बना रहे। ये नक्सली संगठन अपने बच्चों को, जो बड़े बड़े संगठन के नेता कहलाते हैं, ये अपने बच्चों को कन्विंस में पढ़ा रहे, दूसरी जगह से फंडिंग ले रहे, तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, तुम्हें बलि का बकरा बना करके सरकार की पुलिस के सामने लड़ने के लिए भेज देते हैं। इस तरह का परसेप्शन प्रबंधन मैनेजमेंट जब तक आम जनता का नहीं होगा, तब तक आम जनता का पुलिस पर भरोसा कायम नहीं होगा। आम जनता इन नक्सली संगठनों के नेताओं की वास्तविकता को नहीं जान पाएगी। हमारी सरकार, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारा सुरक्षा बल इस दिशा में भी काम कर रहा है। और इस दिशा में सबसे बड़ा माध्यम क्या है बच्चा? मीडिया। कई रूपों में आम जनता के मन में पुलिस का भरोसा को जीतने का प्रयास किया जा रहा है। सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस मित्र, डैश मीडिया के माध्यम से भी उनके परसेप्शन को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में एक एग्जांपल मैंने दिया है, राजीव कुमार जो कि पुलिस ऑफिसर थे, इन्होंने एक फिल्म प्रत्यावर्तन द ओम कमिंग नाम की फिल्म बनाई गई और इस फिल्म को झारखंड और हर नक्सली क्षेत्रों में सब जगह दिखाया गया। गांव-गांव में फिल्म को चलाया गया। फिल्म का थीम, फिल्म की कहानी थी कि कैसे नक्सली नेता आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, पुलिस के विरोध में भड़का रहे हैं। उनको कन्विंस करना था कि फिर से आप वापस ला सकते हो, एक अच्छी जिंदगी। इस तरीके से, इस लेवल पर हमारी सरकार वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए काम कर रही है। 2021 में लगा कि भाई युवाओं को, जो नक्सली क्षेत्र के युवा हैं, उनको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, स्पोर्ट्स में उनको लाया जाए। अगर नक्सली क्षेत्र के बस्तर के और दंतेवाड़ा और सुकमा का कोई लड़का इंडिया टीम में क्रिकेट खेलने लगे तो तुम देखोगे कि वहां के सारे लड़के बैट लेकर क्रिकेट की तैयारी कर रहे हैं। फुटबॉल का टैग चैंपियन बना हुआ इंडिया टीम से खेल रहा है, क्रिकेट का खेल रहा है। इस तरीके से अगर स्पोर्ट्स में उनको आगे बढ़ाया जाए तो बड़ा क्लियर है बच्चा, कहीं कोई डाउट नहीं है। आम जनता के लिए, वहां के युवाओं के लिए वही आदर्श होगा, क्रिकेटर, फुटबॉलर, नक्सली आदर्श नहीं होगा। इसके लिए हमारी सरकार ने 2021 में एक योजना लेकर के आती है, योजना स्पोर्ट्स, इसका फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। झारखंड सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इस योजना की शुरुआत की जाती है। झारखंड में स्पोर्ट्स वगैरह की काफी प्रचलन है, ढेर सारे बच्चे वहां स्पोर्ट्स में निकलते हैं। सरकार का अप्रोच है कि इस योजना को और तेजी से फैलाया जाए ताकि वही आईकॉन हो वहां के युवाओं का, नक्सली नहीं, एरिया कमांडर, फलाना भगत, नो। इस तरीके से वहां के लोगों का परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है ताकि नक्सलियों के विरुद्ध उनके मन में जनमत का निर्माण हो, परसेप्शन बने और हमारे सुरक्षा बलों के, हमारी सरकार, हमारे सिस्टम के फेवर में उनका परसेप्शन बने। तो वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए, वामपंथी उग्रवाद के रूप में सुरक्षा चुनौती को खत्म करने के लिए हमने 3 स्तरों पर अभी तक प्रयास देखा। एक, कानून के द्वारा प्रयास। दूसरा, योजनाओं के द्वारा प्रयास, विकास करने के माध्यम से प्रयास, विभिन्न योजनाओं के द्वारा विकास करना। और तीसरा, परसेप्शन मैनेजमेंट के रूप में प्रयास ताकि वहां के लोगों का, हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारे सिस्टम पर भरोसा बने और नक्सलियों और नक्सली संगठन के नेताओं के ऊपर भरोसा खत्म। अब चौथे स्तर पर हमारा प्रयास है बच्चा, सुरक्षा बलों एवं आसूचना एजेंसियों का सुदृढ़ीकरण। सुरक्षा बलों और आसूचना एजेंसियों का सुदृढ़ीकरण, ये हम कल आपको करते हैं क्योंकि आज आपका समय मेरे ख्याल से हो चुका है 12:45, 1:45, 2:45, 2 घंटा होने को है, आपका क्लास होता है। तो आज का क्लास में यहीं पर खत्म करता हूं बच्चा, आज का क्लास में यहीं पर खत्म करता हूं। कल हम लोग मिलते हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा है, इसको करके क्वेश्चन आंसर करा देंगे और फिर हम परसों से शुरू कर देंगे मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग भी 2 या 3 क्लास होगा, 3 क्लास में इसको हम खत्म कर देंगे और इसके बाद फिर 2 टॉपिक रह जाएगा। एक, सुरक्षा एजेंसी, जो 1-2 दिन का क्लास है, नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। कितनी फोर्स है, कितनी पुलिस है, यही जानना है। 1-2 टॉपिक उसमें है इंटरेस्टिंग, जिसको मैं पढ़ा दूंगा। और एक होगा साइबर क्राइम। तो साइबर का पार्ट टेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो टेक्नोलॉजी का पार्ट आप साइंस टेक में पढ़ते ही हो, उससे जुड़ा हुआ जो सुरक्षा वाला विषय है वो मैं आपको डन। सो थैंक यू, आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग मिलते हैं बच्चा, कल 12:45
तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।